कर लेते हैं फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, पहले जो क्लासिफिकेशन था इंश्योरेंस का वो कैसे था, मोटर मरीन मिसलेनियस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इंश्योरेंस में बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर है, वो कैसे है, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फायर मरीन, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ लाइबिलिटी, पब्लिक लाइबिलिटी, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, इंश्योरेंस ऑफ पर्सन, पीए इंश्योरेंस। फायर के अंदर क्या क्या कवर होता है, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, कंटेंट ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, गुड्स, ड्वेलिंग, शॉप, होटल, इसके सामान, फर्नीचर, फिटिंग, पाइपलाइन, बर्तन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बॉयलर। बेसिक कवर, स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में क्या होता है, ये आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। उसका आप मार्क कर लो। स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी के अंदर बेसिक क्या कवर होते हैं, ये पेरिल कवर होता है। एक्सक्लूजन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, डैमेज टू बॉयलर रिजल्टिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन, खुद की ओर फट जाए तो कवर नहीं होता है। डैमेज बाय प्रेशर वेव, एयरक्राफ्ट से डैमेज हो जाए तो कवर नहीं होता। टेररिज्म, कोस्टल और रिवर इरोजन अंडर सब्सिडेंस, डैमेज कॉज्ड बाय रिपेयर टू बिल्डिंग और स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। फॉरेस्ट फायर, बुश फायर, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो स्टैंडर्ड फायर के अंदर इसको अंडरलाइन कर लेना। फॉरेस्ट फायर जो है वो कवर नहीं रहती है, बाकी तो तुम सब समझ जाओगे कि टेररिज्म वगैरह। फॉरेस्ट फायर में कंफ्यूज हो जाते हो। इम्पैक्ट बाय रेल रोड व्हीकल ओन बाय इंश्योर्ड और ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसेस और देयर एम्प्लॉय, कोई भी गाड़ी जो कि इंश्योर्ड या उस बिल्डिंग में रहने वाले आदमी या फिर उनके एम्प्लॉय की हो, तो उससे जो डैमेज है वो कवर नहीं होता। उसके अलावा क्या है, 5% ऑफ ईच ऑफ क्लेम ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड वाली जो पेरिल है, STFI वगैरह, लाइटनिंग, STFI, सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड, ऑक्साइड, मिनिमम 10,000 या 5% ऑफ ईच क्लेम। और दूसरी पेरिल है तो 10,000 लॉस फ्रॉम अदर पेरिल। ये तो आप वापस से अंडरलाइन कर ही लो, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो ये एक्सक्लूजन आ गया, ये जनरल एक्सक्लूजन आ गया। जनरल के अंदर क्या है, वो ये स्पेसिफिक है, ये जनरल है। एक तो ये आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा। वार, सिविल वार, किंडर पेरिल, न्यूक्लियर रिस्क, पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन एक्सक्लूडिंग पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन विच इटसेल्फ रिजल्ट फ्रॉम पेरिल। अगर पेरिल से पॉल्यूशन हुआ तो वो कवर है, नॉर्मल पॉल्यूशन कवर नहीं है। दोनों का वही अर्थ है। दूसरा क्या कवर नहीं है, लॉस और डैमेज अनटिल अनलेस पॉलिसी में वो लिखा हुआ नहीं हो, जैसे कि बुलियन या अनसेट प्रीशियस स्टोन। अनसेट प्रीशियस स्टोन का मतलब
लूज डायमंड वगैरह। क्यूरियस कोई वर्क ऑफ आर्ट है, पेंटिंग वगैरह 10,000 से ज़्यादा की, तो वो कवर नहीं है अनटिल अनलेस अलग से उसका कवरेज लिया हो। Manuscript, plan, drawing, securities, obligation and document of any kind, stamp, coin, money, paper, check, book account, कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव, ये सब कवर नहीं है। लॉस और डैमेज टू स्टॉक इन कोल्ड स्टोरेज कॉज्ड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये कवर नहीं है। डिट्रोशन ऑफ स्टॉक इन कोल्ड स्टोरेज प्रिवेंट ड्यू टू पावर फेलियर, पावर फेलियर के कारण अगर डैमेज होता है तो एडोल के द्वारा अपन ले सकते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग से स्पेसिफिक मशीन कवर नहीं है, बट आग से जो दूसरी मशीन डैमेज होती है वो कवर है। इलेक्ट्रिक रिस्क है जो आप मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी में भी कवर कर सकते हैं। आर्किटेक्ट फी, डेब्रिस रिमूवल कॉस्ट, इसको आप मार्क कर लो, 3% और 1% क्लेम अमाउंट स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में। अब यहाँ पे क्या कवर नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, इसी के कारण ये पूरा चैप्टर है। अगर कोई काम आपका रुक गया है, उसके कारण जो डिले होने के कारण नुकसान हो रहा है, वो कवर नहीं है। दूसरा अंडरलाइन करेंगे ये अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी जनरल एक्सक्लूजन में, फायर स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में अर्थक्वेक कवर नहीं है, और फॉरेस्ट फायर, बुश फायर भी कवर नहीं है। अगर 60 दिन से ज़्यादा वो मशीन हटाती है तो वो भी कवर नहीं है। थेफ्ट ड्यूरिंग और आफ्टर, नुकसान, ये जो भी दुर्घटना होने के दौरान या दुर्घटना होने के बाद में कोई भी थेफ्ट होता है तो वो कवर नहीं है। 10, 11, 12 के लिए आप एड ऑन ले सकते हो। ये वाला कर लो, अच्छा ये दोनों है ना, हाँ तो ये दोनों ही मार्क कर लो, ये दोनों। आर्किटेक्ट सर्वे फी, कंसल्टिंग इंजीनियर फी इन एक्सेस ऑफ 3% ऑफ क्लेम अमाउंट, ये एड ऑन क्या है कि 3% तो नॉर्मल में ही कवर है। आर्किटेक्ट सर्वे फीस 3% ऑफ क्लेम अमाउंट तो वैसे भी नॉर्मली कवर है, अगर उससे ऊपर कवर करना चाहता है तो एड ऑन ले सकते हैं। रिमूवल ऑफ डेब्रिस 1% तो वैसे ही कवर है, 1% से ऊपर लेना चाहते हैं तो एड ऑन ले सकते हैं। उसके अलावा क्या ले सकते हैं, फॉरेस्ट फायर ले सकते हैं, अर्थक्वेक ले सकते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन ले सकते हैं, कोल्ड प्रीमाइसेस के लिए, पावर फेलियर है, टेम्परेचर राइजिंग है, उसके लिए ले सकते हैं। इम्पैक्ट डैमेज ड्यू टू इंश्योर्ड ओन रेल रोड व्हीकल, ये एड ऑन ले सकता है। स्पॉइलेज, मटेरियल डैमेज, लॉस और डैमेज टू स्टॉक इन प्रोसेस और मशीनरी ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट बाय इंश्योर्ड पेरिल, जो काम रुका है उसके लिए अपन जो नुकसान हुआ है इंटरप्शन के कारण मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह, वो भी एड ऑन ले सकते हैं। लीकेज एंड कंटेमिनेशन, फिजिकल लॉस ऑफ ऑयल केमिकल बाय एक्सीडेंटल लीकेज फ्रॉम इट्स कंटेनर एंड एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन बाय कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन मैटर। अगर फिजिकल लॉस ऑफ ऑयल है या केमिकल है एक्सीडेंटल लीकेज से, तो उसका एड ऑन भी ले सकते हैं। टेम्परेरी रिमूवल का एड ऑन भी ले सकते हैं, ये क्या किस लिए होता है, कवर फॉर स्टॉक, लेकिन कितना होना चाहिए, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो टेम्परेरी रिमूवल 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, ये अपन अंडरलाइन कर लेंगे। अब आगे इसमें स्टार्टअप एक्सपेंस, स्टार्टअप एक्सपेंस क्या होते हैं,
जो खर्चा लॉस होने के बाद में बिजनेस को वापस शुरू करने में लगता है वो स्टार्टअप एक्सपेंस है। लॉस ऑफ रेंट, ये तो बस वो किराए पे दिया होता है और अपने किराए का नुकसान हो गया। एडिशनल एक्सपेंस क्या होता है? अल्टरनेट अकोमोडेशन, मतलब जो रह रहा था उसको कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। एक्सटेंशन कवर रेंट फॉर अल्टरनेट अकोमोडेशन व्हेन ओरिजिनल प्रीमाइसेस आर नॉट टेनेबल, ये भी एड ऑन आप ले सकते हो। स्पेशल पॉलिसीज क्या है इसके अंदर? रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी, ये फायर की पॉलिसी है, इसके अंदर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज लगा होता है। इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। और कैसे सेटल होती है? ये वाला पूरा मार्क कर लो आप, ये वाला पैराग्राफ। द बेसिस ऑफ सेटलमेंट differs from the basis under the standard fire policy where the losses are settled on basis of market value, i.e. making deductions for depreciation etc. तो जो नॉर्मल पॉलिसी होती है उसमें मार्केट वैल्यू पे सेटलमेंट होते हैं जहाँ पे डेप्रिसिएशन कटता है, लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं कटता है। Under reinstatement value policy, it is possible to recover not depreciated value of building or machinery, but the cost of replacement of damaged property with new property of same kind. वैसी की वैसी नई कितने में आती थी वो वाला पैसा आपको मिलेगा। अगर कोई बेटरमेंट हुआ है तो, अगर उसने पहले से बढ़िया मशीन या फिर बिल्डिंग बनाई है तो उसको आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हो। ये वाली अंडरलाइन कर लेंगे। अंडर स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी मार्केट वैल्यू इज सम इंश्योर्ड। अंडर दिस पॉलिसी न्यू रीइंस्टेटमेंट और न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू इज सम इंश्योर्ड। आज की तारीख में सेम बिल्डिंग कितने की आ रही है वो इसके अंदर सम इंश्योर्ड है। डिक्लेरेशन पॉलिसी, अब जो फायर पॉलिसी है उसके अंदर डिक्लेरेशन क्लॉज लगाते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन पॉलिसी। डिक्लेरेशन पॉलिसी किसके लिए होती है? स्टॉक्स के लिए। द इंश्योर्ड कैन फिक्स अ प्रोविजनल सम इंश्योर्ड, इंश्योर्ड एक सम इंश्योर्ड फिक्स कर सकता है जो हाईएस्ट वैल्यू उसके स्टॉक की एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पूरे साल में हाईएस्ट आप स्टॉक कितना लिखोगे वो इंश्योर्ड एक डिक्लेयर कर लेता है। ये वाली लाइन अपन यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, इसी में से क्वेश्चन आता है। द इंश्योर्ड कैन फिक्स अ प्रोविजनल सम इंश्योर्ड, ये द प्रीमियम इज पेड इन ऑन दिस सम इंश्योर्ड इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। जब एक्सपायर होगा तब अगर कम ज़्यादा होता है तो एडजस्ट होगा। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी, कभी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कभी कम, कभी माल ज़्यादा पड़ा है, कभी ट्रक में ज़्यादा भरी गया, कभी स्टॉक कम पड़ा, तो मैक्सिमम एक टाइम में कितना रह सकता है वो इंश्योर्ड डिक्लेयर करके उसका जो है कवरेज ले लेता है। अगर जो आने वाला प्रीमियम है वो, मान लो कि आपने 1 लाख का सब इंश्योर्ड लिया, पर बाद में आपने साल खत्म होने के बाद बोल दिया मैंने तो 40,000 का ही माल रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रीपेमेंट है वो 50% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये अंडरलाइन करेंगे, बढ़िया वाला क्वेश्चन। मिनिमम सम इंश्योर्ड जो इसके अंदर है वो 1 करोड़ है इन वन और मोर लोकेशन। एक लोकेशन पे हो सकता है 1 करोड़ का माल और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एंड नॉट लेस देन 25 लाख इन वन लोकेशन, और किसी भी एक लोकेशन में 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
किसी भी एक लोकेशन का मतलब समझ गए सर? जैसे 10 गोदाम है तो किसी भी गोदाम में 25 लाख से कम का माल नहीं होना चाहिए और मिनिमम सम इंश्योर्ड जो है वो 1 करोड़ है। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है? एक ही पॉलिसी जो अलग अलग गोदाम में अलग अलग स्टॉक को एक साथ कवर करे, वो फ्लोटिंग पॉलिसी होती है। इसके अंदर क्या होता है? वैल्यू टोटल स्टॉक की दिखती है, ना कि हर गोदाम की अलग अलग वैल्यू दिखती है। डिक्लेरेशन पॉलिसी के अंदर आप हाईएस्ट दे रहे हो लेकिन हर गोदाम की अलग अलग वैल्यू दे रहे हो। इसके अंदर क्या होना चाहिए? इंश्योर्ड के पास गुड इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी समय वो अपने स्टॉक का पता लगा सके कि कितना स्टॉक मेरे पास है। इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी के अंदर अंडरलाइन आप ये करो, अदर देन पेट्रोकेमिकल टैरिफ, ऑल इंडस्ट्रियल रिस्क अदर देन पेट्रोकेमिकल टैरिफ हैविंग ओवरऑल सम इंश्योर्ड ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ होना चाहिए एंड अबव इन वन और मोर लोकेशन। एक लोकेशन पे या एक से ज्यादा लोकेशन पे 100 करोड़ का सम इंश्योर्ड अगर कोई इंडस्ट्री लेना चाह रही है तो वो इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी ले सकती है। इसके अंदर कवर होते हैं, पॉलिसी के अंदर कितने सेक्शन होते हैं? 2, मटेरियल डैमेज और बिजनेस इंटरप्शन। बिजनेस इंटरप्शन क्या हो गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट। मटेरियल डैमेज क्या हो गया? ओडी। अब इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? फायर स्पेशल पेरिल, बर्गलरी, मशीनरी ब्रेकडाउन, बॉयलर एक्सप्लोजन, इक्विपमेंट बिजनेस इंटरप्शन, फायर एंड ऑल स्पेशल पेरिल। मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज ऑप्शनल, तो मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट एड ऑन है इसमें। पेट्रोकेमिकल रिस्क, तो ये जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल टैरिफ, इसको अंडरलाइन करना, पेट्रोकेमिकल टैरिफ इसके हिसाब से होते हैं। पेट्रोकेमिकल रिस्क किस में यूज आती है? हाइड्रोकार्बन या नेचुरल गैस जिनके अंदर रॉ मटेरियल की तरह काम लिया जाता है, इनकी सेपरेट रेट, प्रीमियम और वारंटीज वगैरह होती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या हो गया? फायर के अंदर तो क्या देखते हैं अपन? कैपिटल लॉस। और लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या देखते हैं अपन? रेवेन्यू लॉस, मतलब ट्रेडिंग लॉस या फिर प्रॉफिट जो उसको होना था वो नहीं हुआ, वो देखते हैं। प्रॉफिट जो बिजनेस से होते हैं वो टोटल इनकम या टर्नओवर से नापे जाते हैं। ये इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे, टर्नओवर की परिभाषा को। Turnover is defined as the money paid or payable to the insured for goods sold and delivered and for services rendered in the course of the business at the premises। भैया ये वाला आपके क्वेश्चन तो इसमें से बनते हैं आपके, है ना? ये चारों में से क्वेश्चन आएंगे आपके 2, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वेरिएबल चार्जेस क्या होते हैं? जो कि गुड्स बनाते समय खर्चा होता है, वो वेरिएबल चार्जेस होते हैं। उसमें क्या क्या हो गया? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल कैसे हो गए? डिमांड कम है तो मैंने माल भी कम खरीदा, तो वेरिएबल हो गया। हाजिरी, वेजेस, कम काम कराया तो वेजेस भी कम की, तो ये वेरिएबल हो गया। जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये पूछते हैं, वेरिएबल चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कितना बिजनेस हुआ। अगर धंधा ज़्यादा होगा तो वेरिएबल चार्जेस ज़्यादा होंगे, धंधा कम होगा तो वेरिएबल चार्जेस कम होंगे। स्टैंडिंग चार्जेस ये फिक्स चार्जेस होते हैं, जैसे कि टैक्स, बैंक इंटरेस्ट, सैलरी, परमानेंट स्टाफ, ये सब फिक्स चार्जेस हैं। ये चाहे आपका धंधा हो ना हो,
कम नहीं होंगे, तो स्टैंडिंग चार्जेस ही हैं। नेट प्रॉफिट, ये बहुत बार पूछते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। दिस इज टर्नओवर माइनस वेरिएबल एंड स्टैंडिंग चार्जेस। टर्नओवर में से वेरिएबल और स्टैंडिंग चार्जेस घटा दो तो नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट दोनों मिला के ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है सर, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, आप ये चारों ही मार्क कर लो। उसके बाद में ये सेम का सेम आ जाएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है इस पैराग्राफ में। वही वाली चीज़ है, जब टर्नओवर रिड्यूस होता है तो वेरिएबल चार्जेस रिड्यूस होते हैं, लेकिन स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स रहते हैं। अब समझने वाली चीज अंडरलाइन करो। पॉलिसी जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट की, वो क्या प्रोवाइड करती है? इंडेमनिटी फॉर लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज, दोनों के दोनों चीजें देती है। कहाँ तक देती है? जब तक बिजनेस जैसा चल रहा था उस नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस ना आ जाए। इंडेमनिटी पीरियड का कितना है? 3 महीने से 3 साल। इसको अंडरलाइन करेंगे। ये इंश्योर्ड अपने हिसाब से ले सकता है, लेकिन 3 महीने से 3 साल तक अवेलेबल है। इंडेमनिटी पीरियड क्या है आपको समझ गया? ये पॉलिसी पीरियड नहीं है। इंडेमनिटी पीरियड ध्यान है क्या किसी को? जय भैया, आपको ध्यान है क्या? एक बार बता दो ना सर आप। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट में ये होता है। पॉलिसी पीरियड तो डिफरेंट हो गया, पॉलिसी पीरियड तो 1 साल का ही रहता है। लेकिन मान लो पॉलिसी के लास्ट 2 महीने में, सेकंड लास्ट महीने में क्लेम आ गया और उस बिजनेस को वापस शुरू होने में 1 साल लगेगा सारा काम होने में, उसको इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। तो कितने टाइम तक का आप प्रॉफिट कवर करना चाहते हो, वो इसके अंदर इंडेमनिटी पीरियड होता है। मान लो कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो बिजनेस है उसमें अगर फायर लग जाए तो वापस शुरू होने में 2 साल लगेंगे, तो मुझे 2 साल के नुकसान का कवरेज चाहिए। तो वो जो 2 साल के नुकसान का कवरेज लिया है वो इंडेमनिटी पीरियड है। पॉलिसी पीरियड तो 1 साल का ही मिलेगा। अब सेकंड लास्ट में आया है तो पॉलिसी तो हमारी 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी या 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन इंडेमनिटी पीरियड क्योंकि मेरा 2 साल का है, तो 2 साल आगे तक का पैसा मुझे उसी पॉलिसी में मिलेगा। ये होता है इंडेमनिटी पीरियड। एक ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। Where the indemnity period is 12 month or less, the sum insured should be the annual amount of gross profit. जो ग्रॉस प्रॉफिट 1 साल का है वो सम इंश्योर्ड होगा कब? जब इंडेमनिटी पीरियड 12 महीने या कम का है। यहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड 24 महीने का है, सम इंश्योर्ड जो है ट्वाइस होगा एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट का। और अगर 3 साल का है तो 3 गुना होगा। सम इंश्योर्ड कहाँ से निकाला जाता है? इंश्योर्ड के ट्रेडिंग और P&L से, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाता है। एग्जाम्पल क्या है स्टैंडिंग चार्जेस के? इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट,
brokerage on deposit, rent and taxes, director fee, legal auditing, professional fee and expenses, insurance premium, advertising, conveyance, stationery, postage, telephone, telegram, teleprinter, motor car expense, office expense, dividend, बिजली पानी के चार्जेस, सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ, पीएफ, सुपरएन्यूशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी, वेलफेयर, वेजेस, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ESI, मिसलेनियस स्टैंडिंग चार्जेस नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल अमाउंट। तो ये वाला भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके अलावा भी होते हैं नॉर्मल बताए हुए। LOP के अंदर स्टैंडर्ड फायर वाली पॉलिसी जो है उसके अंदर जो पेरिल कवर होते हैं सेम ही रहते हैं। एड ऑन ले सकते हैं अपन अर्थक्वेक के लिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए, एक्सीडेंट या फेलियर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इनके लिए एंडोर्समेंट अपन ले सकते हैं। मटेरियल डैमेज क्लॉज, मटेरियल डैमेज क्लॉज के अंदर क्या है, सिंपल सा है। सेक्शन 2 के अंदर क्लेम एडमिसिबल होने के लिए सेक्शन 1 में क्लेम एडमिसिबल होना जरूरी है। अगर वो क्लेम स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में नहीं आ रहा है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी पॉलिसी भी उसको क्लेम वो नहीं देगी। पॉलिसी के एक्सटेंशन क्या है, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी और अदर लोकेशन, और लोकेशन पे भी इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी है तो वो एक्सटेंड करा के लोकेशन उसमें बढ़वा सकता है। सप्लायर एंड कस्टमर प्रीमाइसेस, अगर उसका माल सप्लायर या कस्टमर के यहाँ पे भी रहता है कुछ दिन के लिए तो उसका भी वो एंडोर्समेंट करके कवरेज बढ़ा सकता है। एक सिमिलर कस्टमर प्रीमाइसेस का एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंशन को भी और अच्छा एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं, एक कस्टमर के यहाँ पे कोई कवर्ड पेरिल से नुकसान हो गया और वो अपने माल की डिलीवरी नहीं ले रहा तो भी अपन एक एड ऑन और ले सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ वेजेस, तो क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस भी पे होते हैं तो इसके अंदर वेजेस का इंश्योरेंस भी किया जाता है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वेजेस कितनी लगेगी इंडेमनिटी पीरियड के हिसाब से, तो फुल इंडेमनिटी पीरियड बाय इंक्लूजन ऑफ ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट एज स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉयज इन स्पेसिफिक कैटेगरी, हर कैटेगरी के एम्प्लॉय के हिसाब से एवरेज वेज जो है वो लिया जाता है। टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ वेज टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेटेड मैक्सिमम अमाउंट। अगर 12 महीने से कम है तो पूरे साल का, और ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वेजेस जो है उसका सम इंश्योर्ड फिक्स किया जाता है। थर्ड मेथड जो है पीरियड या प्रो राटा बेसिस पे है। इसके अंदर ये कब दिया जाता है, जब शॉर्ट इंडेमनिटी पीरियड हो। इसके अंदर वेजेस कितने के लिए कवर होते हैं, 4 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 10 वीक, इस तरह से कवर होते हैं। ऊपर वाले में से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है ये ड्यूल बेसिस ऑफ इंश्योरेंस। ये क्या है, मॉडर्न मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, वेजेस आर एंटायरली रिमूव्ड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, ये अंडरलाइन कर लेना। वेजेस जो है इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल देते हैं और एक सेपरेट आइटम की तरह उसको पॉलिसी पे दिखाते हैं। सारे वेजेस जो हैं एक अमाउंट में कवर कर लिए जाते हैं। तो ये वाला आप अंडरलाइन कर लो।
फायर ऑपरेशन के कारण अगर आपको एम्प्लॉय निकालने पड़ रहे हैं तो उसके लिए ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। तो अगर किसी इंश्योर्ड पेरिल के कारण आपको बंदे निकालने पड़ रहे हैं तो उसके अंदर ये कवर आप ले सकते हो। इसमें कवरेज क्या अमाउंट लिमिटेड होता है, जो लीगली लायबल टू पे होता है। कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा कोर्ट के हिसाब से, जो कोर्ट ऑर्डर देती है उस हिसाब से वो पेबल होता है। कोई सम इंश्योर्ड इसका होता नहीं। ऑडिटर फीस आपको बता ही दिया था, नॉर्मल वाली कवर है और 3% से ऊपर लेना हो तो आप उसका कवर ले सकते हो। ये सारी जो चीजें थी ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, जहाँ पे सर्विसेज कोई आपका ऑफिस वगैरह का काम है जैसे सर्वेयर का, तो वहाँ पे सर्विसेज का इंश्योरेंस कराना है तो उसके लिए अलग पॉलिसी अवेलेबल है। वो आ गई रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी इन पॉलिसीज के अंदर क्या होता है, नॉर्मल वाले के अंदर क्या कच्चा माल जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर क्लब, होटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सब आते हैं। तो ये सब इसमें मेजर पार्ट क्या होता है, जो इनके एम्प्लॉई जो सर्विस कर रहे हैं वो सर्विस मेजर पार्ट होता है। इसके अंदर टर्नओवर वर्ड नहीं काम आता है, इसके अंदर ग्रॉस रेवेन्यू काम आता है। ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब है द मनी पेड और पेएबल टू इंश्योर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। ये अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे भी रेवेन्यू पॉलिसी आएगा, वहाँ ग्रॉस रेवेन्यू आएगा। सम इंश्योर्ड क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू 1 साल का। एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अवॉइडिंग या डिमिनिशिंग लॉस। लॉस को कम करने के लिए अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस किए तो वो भी एक्चुअल पे पेएबल होते हैं। ग्रॉस फीस पे पॉलिसी रेवेन्यू पॉलिसी की तरह ही है, बट इसमें एडिशनल आइटम कवर है। इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा कवर है, एक तो अमाउंट ग्रॉस फी अर्न, ग्रॉस अपन कितनी फीस अर्न करते हैं, मतलब नेट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस दोनों। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जैसे मान लो वो सीए है, उसके यहाँ आग लग गई तो वो 6 महीने तक किसी का अकाउंट नहीं देख पाया, फिर बाद में उसको सबके फटाफट निपटाने पड़ेंगे। फटाफट निपटाने के लिए उसको 4 बंदे और लगाने पड़ेंगे, तो वो भी इसमें कवरेज मिलता है। तो आइटम नंबर जो 2 है उसके लिए नॉर्मल से जो ऊपर होते हैं वो मिलते हैं। नॉर्मल वाले तो आपको ए में मिल रहे हैं, उससे ऊपर जो आएगा वो बी में मिल जाएगा।
एडिशनल प्रीमियम देख के लेना पड़ेगा। ये जो मनी इन काउंटर है, ये कौन से रिस्क के लिए होता है, इसको अंडरलाइन करो, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब है थेफ्ट अकम्पनीड बाय वायलेंस, चोरी कर रहा है लेकिन वायलेंस के साथ, इंश्योर्ड की एम्प्लॉय के साथ, उसको होल्ड अप बोलते हैं। इंश्योर्ड के साथ नहीं, इंश्योर्ड के एम्प्लॉय के साथ अगर कोई जबरदस्ती वायलेंस दिखा के चोरी कर रहा है तो वो होल्ड अप है। तो बेसिकली ये भी पूछ सकता है कि मनी इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, तो होल्ड अप कवर होता है। तो दो तरीके के इसमें सम इंश्योर्ड होते हैं। एक तो एनी वन लॉस, कोई भी एक लॉस का सम इंश्योर्ड। दूसरा एस्टिमेट अमाउंट ट्रांजिट, मतलब आप मैक्सिमम कितना अमाउंट घर से बैंक या बैंक से घर, घर क्या सॉरी दुकान वहां पे लाते हो, या कोई भी बिजनेस प्रीमाइसेस है उसमें लाते हो। तो पहला जो है एनी वन लॉस की मैक्सिमम वैल्यू, वो तो सम इंश्योर्ड हो गया, जिसके ऊपर रेट प्रीमियम निकाला जाता है। एक्सक्लूजन क्या है, शॉर्टेज ड्यू टू एमिशन ऑर्डर, गिनने में गलती वगैरह हो गई तो वो कवर नहीं है। लॉस ऑफ कैश इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन अदर देन, अगर किसी इंश्योर्ड के एम्प्लॉय के अलावा आपने किसी को पैसे देके भेजा है वो कवर नहीं है। लॉसेज ड्यू टू फ्रॉड या डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ इंश्योर्ड, ये कवर नहीं है। इंश्योरर्स कवर सच लॉस प्रोवाइडेड दे आर, इसमें एड ऑन दिया जा सकता है, कई इंश्योरर एड ऑन देते हैं। वो कब देते हैं, डिस्कवर्ड विद इन 48 आवर ऑफ अकरेंस, 48 घंटे के अंदर अंदर डिस्कवर हो जाना चाहिए। मतलब अभी वो धोखाधड़ी करके गया, 48 घंटे में मुझे पता लग जाना चाहिए कि वो आदमी मेरे साथ पैसे लेके भागा है, तो ही वो एड ऑन में कवर होगा। राइट स्ट्राइक, सिविल कमोडिशन, एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये कवर नहीं है। सेफ क्लॉज तो है ही, वही की वाला। मनी कैरिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट, मनी आपने किसी को दिया, हाँ भाई तू लेके चला जा, भाग जा, वो कवर नहीं है। और थेफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम अनअटेंडेड व्हीकल, व्हीकल अनअटेंडेड पड़ा और उसमें पैसे पड़े, वो इसमें कवर नहीं है। टेलीविजन के अंदर ये पेरिल कवर होते हैं। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस फायर, लाइटनिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्लड स्टॉर्म, बर्स्टिंग ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक, थेफ्ट, राइट एंड स्ट्राइक, अर्थक्वेक, फायर शॉक। टेलीविजन के अंदर अर्थक्वेक, फायर एंड शॉक कवर है। इसके अंदर क्या होता है, टीवी के डब्बे को कुछ नुकसान हो गया वो मिलता है। लीगली लायबल आ गया, मतलब थर्ड पार्टी अगर लाइबिलिटी आ गई टीवी से, टीवी के डैमेज से, वो कवर है। एंटीना की फिटिंग वगैरह वो डैमेज हो जाए तो एंटीना कवर है इसमें। एक्सक्लूजन क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, फेलियर, ब्रेकेज, डैमेज कॉज्ड बाय नॉर्मल मौसम से कुछ डैमेज हुआ है तो वो कवर नहीं है। रिपेयरिंग या डिसमेंटलिंग हो रहा है उस समय कवर नहीं होगा। वाल कॉइल डैमेज हो जाएंगे या फिर मैकेनिकल रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो वो कवर नहीं है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कवर नहीं है। प्लेट ग्लास इंश्योरेंस सिंपल सा है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ये वाला, इसके अंदर क्या कवर होता है, ग्लास ऑफ ऑर्डिनरी ग्लेजिंग क्वालिटी, इसको अंडरलाइन कर लो। एक्चुअल ब्रेकेज इसमें कवर होता है। ग्लास के अंदर फ्रैक्चर होना चाहिए पूरी थिकनेस में, मतलब खाली ऊपर ऊपर से टिच का लग गया तो वो कवर नहीं होता, आर पार क्रैक होगा तो ही कवर होगा। स्क्रैच वगैरह इसमें कवर नहीं होते हैं। प्लेन ग्लास ऑफ ऑर्डिनरी, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। ओनली प्लेन ग्लास ऑफ ऑर्डिनरी ग्लेजिंग क्वालिटी इज कवर्ड, इफ एम्बोस्ड, सिल्वर्ड और ऑर्नामेंटल ग्लास इट इज टू बी कवर्ड एट एडिशनल प्रीमियम। नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी में ऑर्डिनरी ग्लेजिंग क्वालिटी का जो ग्लास होता है वो कवर होता है। एचिंग वगैरह का या एम्बोस्ड ग्लास है तो एडिशनल प्रीमियम पे करके कवर करा सकते हैं। एक्सक्लूजन क्या है, फायर या एक्सप्लोजन, ये फायर पॉलिसी में कवर होता है इसलिए प्लेट ग्लास में नहीं करते हैं। अर्थक्वेक इसमें या कोई भी एसटीएफआई है वो कवर नहीं होता। राइट स्ट्राइक
ये कवर नहीं होते, इनके लिए एडिशनल प्रीमियम आप ले सकते हो, सी वाले के लिए, राइट स्ट्राइक के लिए। नियॉन साइन इंश्योरेंस, इसमें जो भी नियॉन साइन बोर्ड होते हैं उनका एक्सटर्नल मीन्स से फायर, लाइटनिंग, एक्सटर्नल एक्सप्लोजन, थेफ्ट, रायट, स्ट्राइक रिस्क, इसमें भी एडिशनल प्रीमियम पे लिए जा सकते हैं। होर्डिंग और कवर मोर और लेस सेम एज नियॉन लाइन, होर्डिंग भी जो होते हैं नियॉन के वो सेम इसी तरीके से कवर किए जाते हैं। एक्सक्लूजन क्या है इसमें? फ्यूज हो गया या बर्नआउट हो गया बल्ब या ट्यूब, शॉर्ट सर्किट हो गया, आर्किंग हो गया या इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट हो गया, वो कवर नहीं है। रिपेयरिंग क्लीनिंग के टाइम में डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर, ये कवर नहीं है। डैमेज टू ट्यूब अनलेस ग्लास इज फ्रैक्चर, ट्यूब पे डैमेज हो गया लेकिन उसके साथ में ट्यूब का ग्लास अगर फ्रैक्चर नहीं है तो वो कवर नहीं है। ओवर रनिंग, ओवर हीटिंग, ये कवर नहीं है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कोई हुआ है तो वो कवर नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवर नहीं है। स्ट्राइक, राइट, सिविल कमोडेशन, ये कवर नहीं है। इसके लिए आप एडिशनल प्रीमियम देख के ले सकते हो। फेडरल साइकिल इंश्योरेंस, इसके अंदर साइकिल का इंश्योरेंस होता है। फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, ये तो इसके पैरेलल हो गए। लेकिन इसमें ये अंडरलाइन करना, इसमें थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी भी कवर होती है और इसके अंदर पीए भी ले सकते हो आप। तो ये इसमें यहाँ पे आप चाहो तो आगे लिख दो, नहीं तो अंडरलाइन कर लो। पेडल साइकिल के अंदर साइकिल का और थर्ड पार्टी का ये तो बाय डिफॉल्ट कवर है, और अगर पर्सनल एक्सीडेंट लेना चाहते हो तो एडिशनल प्रीमियम पे ले सकते हो आप, जैसे कार में लेते हो। साइकिल रिक्शा इंश्योरेंस, इसमें भी सेम ही है। इसके अंदर लीगल लाइबिलिटी टू पैसेंजर आप एडिशनली पैसा देके ले सकते हो। बाकी साइकिल रिक्शा का और थर्ड पार्टी का दोनों इसमें कवर है। फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी, इसके अंदर से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से आते हैं मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या कवर होता है? एम्प्लॉयर को इंडेमनीफाई किया जाता है फाइनेंशियल लॉस के लिए, जो डिसऑनेस्ट उनके एम्प्लॉय ने जो धोखाधड़ी कर दी उस वजह से जो नुकसान हुआ वो इसमें कवर किया जाता है। ये कवर जो है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवर नहीं करता है, बट जो डायरेक्ट लॉस हुआ है, जितनी धोखाधड़ी का अमाउंट है वो इसमें कवर होता है। इसमें जो पैसा, जो नुकसान हुआ है वो इंश्योर्ड का पैसा या माल होना चाहिए। तीसरा इसमें क्या होता है, ये जो भी डिसऑनेस्टी हुई है ये एम्प्लॉय के ड्यूटी आवर्स के अंदर, मतलब जब वो ड्यूटी कर रहा हो तभी होनी चाहिए, और उसको जो डिपार्टमेंट दिया उस डिपार्टमेंट के अंदर ही होना चाहिए। पॉलिसी खत्म होने के 12 महीने के बाद आप अगर इंटीमेट कर रहे हो तो वो डिस्कवर कर रहे हो तो वो इसमें कवर नहीं होता है। मतलब जैसे कि 1 महीना आपके पॉलिसी खत्म होने में बचा है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि कोई फ्रॉड करके भाग गया, तो आपको मालूम चला 3 महीने बाद जब पॉलिसी खत्म हो गई, तो वो तो कवर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पता ही 12 महीने चल रहा है, बाद में चल रहा है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो टाइप ऑफ पॉलिसी में से आते हैं। ये कौन सी पॉलिसी कैसी होती है? तो इंडिविजुअल पॉलिसी, जहाँ पे सिर्फ एक बंदा, एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रहा है। कलेक्टिव पॉलिसी, जहाँ पे एंटायर स्टाफ, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप कर लो, एंटायर स्टाफ या फिर नंबर ऑफ सिलेक्टेड इंडिविजुअल, ये इसके अंदर कवर होते हैं। इस पॉलिसी के अंदर एक शेड्यूल होता है जिसके अंदर नाम होते हैं एम्प्लॉय के, जिनकी गारंटी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, और उसके साथ में हर एम्प्लॉय की ड्यूटी का भी इसमें होता है अमाउंट।
भाई क्या ड्यूटी वो करता है। और इसके अंदर जो गारंटी का अमाउंट है, जो कि सम इंश्योर्ड होता है, वो भी शेड्यूल में लिखा होता है कि इस एम्प्लॉय का इतना, इस एम्प्लॉय का इतना। तो ये तो हो गया आपका कलेक्टिव पॉलिसी, जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्प्लॉय है, बट सबका नाम और सबका डेजिग्नेशन और सम इंश्योर्ड पॉलिसी में लिखा आएगा। फ्लोटिंग पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग अमाउंट की जगह एक अमाउंट डाल दिया जाता है और वो सारे एम्प्लॉय पे लागू होता है। एक तो ये अंडरलाइन कर लो, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर भी क्या है, जैसे आपने पहले वाला देखा था उसी के हिसाब से इसके अंदर भी इंडिविजुअल का नाम और ड्यूटी डाले जाते हैं, बस उसके आगे अमाउंट नहीं होता। अमाउंट एक पूरा आपने ले लिया कि 5 करोड़, तो उसके अंदर सारे सबका सम इंश्योर्ड आ गया। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। पोजीशन पॉलिसी, इसके अंदर क्या होता है, ये भी कलेक्टिव पॉलिसी है, मतलब सारे एम्प्लॉय के लिए ले सकते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें नाम यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर पोजीशन करते हैं। जैसे कि आपने ले लिया कि मेरे यहाँ पे क्लेम सर्विस मैनेजर जितने भी हैं उनका इंश्योरेंस करना है, तो वहां पे 10 क्लेम सर्विस मैनेजर है तो 10 का इंश्योरेंस इसमें हो जाएगा। और जो अमाउंट होता है वो एक सिंगल अमाउंट होता है, वो सारे ही क्लेम सर्विस मैनेजर के लिए काम करेगा। ब्लैंकेट पॉलिसी, ये पूरे स्टाफ के लिए होती है, इसमें ना तो किसी का नाम होता है ना कोई बात होता है, सीधा सम इंश्योर्ड होता है, वो ब्लैंकेट पॉलिसी है, जिसके अंदर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो है एम्प्लॉय कवर हो जाते हैं। क्राइम इंश्योरेंस, क्राइम इंश्योरेंस नए टाइप का है इंडियन मार्केट में, इसका कोई बिग पोर्टफोलियो नहीं है। इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्राइम कवर बीइंग न्यू टेंड टू बी पैकेज स्टाइल ऑफ कवर पिकिंग अप, मतलब अभी उसको पैकेज के हिसाब से बेच रहे हैं, एडिशनल वगैरह एड ऑन वगैरह नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या कवर है, एम्प्लॉय थेफ्ट कवरेज, एम्प्लॉय अगर लॉस ऑफ मनी, सिक्योरिटी, अदर प्रॉपर्टी या थेफ्ट एम्प्लॉय कर लेता है तो वो इसमें कवर है। फिडेलिटी के अंदर क्या है, सारा का सारा कैश या धोखाधड़ी जा रहा है। फॉर्जरी बाय एन एम्प्लॉय, अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गलत बना के फॉर्जरी किए तो वो भी इसमें कवर है, जिसको कि फिडेलिटी गारंटी भी बोलते हैं। प्रीमाइसेस कवर, लॉस ऑफ मनी, सिक्योरिटीज फ्रॉम इंश्योर्ड प्रीमाइसेस, ये भी इसमें कवर है। पार्टीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर थेफ्ट ऑफ मनी, मतलब वो ईमेल या वो इंटरनेट बैंकिंग से कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो भी इसमें कवर है। ट्रेडिशनली पहले किसमें कवर होती थी, मनी इंश्योरेंस में। ट्रांजिट कवर, लॉस ऑफ मनी और सिक्योरिटी आउटसाइड इंश्योर्ड प्रीमाइसेस, a third party while being transported by insured in an armored motor vehicle। armored motor vehicle के अंदर लॉस मनी वगैरह जा रहा है और वहां से चोरी हो जाता है किसी थर्ड पार्टी द्वारा, तो वो कवर है। डिपॉजिटर फॉर्जरी क्लॉज, लॉसेस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक, चेक वगैरह से अगर कोई थर्ड पार्टी आपके चेक में फ्रॉड कर देती है तो वो भी इसमें कवर है। फिडेलिटी गारंटी में इंश्योर्ड के एम्प्लॉय करते हैं, केवल वही कवर है। कंप्यूटर फ्रॉड कवरेज, ये एक्सटेंशन कवर है ड्यू टू कंप्यूटर फ्रॉड बाय थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग कवर ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय इंश्योर्ड ड्यू टू अ कंप्यूटर वायलेशन, मतलब कंप्यूटर वगैरह उसके हैकिंग वगैरह कर ली है, वो भी इसके अंदर कवर है। क्लासिफिकेशन एंड रेटिंग किस हिसाब से होती है, प्रिंसिपल कवर रिलेट टू एम्प्लॉय थेफ्ट कवर विद रिजल्ट दैट इंश्योरर डिसाइडेड द रेट टू एम्प्लॉय वेज रोल preliminary with an adjustment to the rate depend on extent of limit of liability, कितना वो सम इंश्योर्ड ले रहा है और
एम्प्लॉय की वेज रोल वहां पे क्या है, किस हिसाब के एम्प्लॉय हैं, उस हिसाब से इसके अंदर रेटिंग और क्लासिफिकेशन अलग अलग किया जाता है। कोड बॉन्ड और एक्साइज बॉन्ड, इसके अंदर से इनका भी बीमा किया जाता है। तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल है, जो अंडरलाइन करा रहा हूँ उसको रट के जाओगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। होता क्या कोड बॉन्ड और इसमें कि जैसे कोर्ट ने कोई बॉन्ड दिया तो उसकी भी वैल्यू होती है। जैसे कि कोर्ट ने किसी लिक्विडेटर को दिया है कि भाई ये जो है इस प्रॉपर्टी को बेच के और नुकसान पूरा करो, तो वो जो बॉन्ड होता है उसकी भी वैल्यू है। तो उन सब की गारंटी होती है, अगर लिक्विडेटर फेल हो जाए तो कौन काम करेगा। तो ये इंश्योर्ड ये वाला इंश्योरेंस भी ले सकता है। अब इसके अंदर जो पूछा जाता है वो कवर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता है। इसके अंदर पूछा जाता है कि कोड बॉन्ड कौन सा है और आपका एक्साइज बॉन्ड कौन सा है। तो कोड बॉन्ड सिंपल सा होगा, 3 टाइप के कोड बॉन्ड होंगे, ये आपको याद करके जाने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्ड ये कोड बॉन्ड का टाइप है, लिक्विडेटर बॉन्ड, रिसीवरशिप बॉन्ड, ये तीनों आपको रट के जाने हैं कि ये 3 तो कोड बॉन्ड होते हैं। पूछेगा ये इनमें से कौन सा कोड बॉन्ड है। बाकी के जो होते हैं वो कस्टम और एक्साइज बॉन्ड होते हैं। कस्टम बॉन्ड्स क्या कौन लगाता है, इंपोर्टर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कस्टम बॉन्ड इंपोर्टर लगाता है। एक्साइज बॉन्ड कौन लगाता है, मैन्युफैक्चरर, ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो 5 तरह के बॉन्ड हो गए। 3 कोड बॉन्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, लिक्विडेटर, रिसीवरशिप, ये कोड बॉन्ड हो गए 3। और दूसरे 2 बॉन्ड हो गए कस्टम और एक्साइज। कस्टम कौन लगाता है, इंपोर्टर, और एक्साइज बॉन्ड कौन लगाता है, मैन्युफैक्चरर। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। ज्वेलर ब्लॉक के अंदर क्या क्या कवर होता है ये पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना और ये ध्यान में रखना। क्या कवर होता है, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट, पर्ल, प्रीशियस स्टोन, मटेरियल यूज व्हाइल कंडक्टिंग बिजनेस। अब ज्वेलर है तो वो ज्वेलरी का ही काम करेगा। बैंक नोट, स्क्रिप्ट व्हाइल देयर आर यूज्ड इन प्रीमाइसेस बीइंग कैरिड एंड ट्रांजिट रेल रोड। इसके अलावा बैंक नोट या स्क्रिप्ट भी इसमें कवर है, प्रीमाइसेस के अंदर हो तो भी, या फिर ट्रांजिट हो रहे हो लैंड, वाटर और एयर इन इंडिया के अंदर अगर ट्रांजिट हो रहे हैं तो वो कवर है। ट्रेड एंड ऑफिस फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ऑल अदर कंटेंट बिलोंगिंग टू इंश्योर्ड व्हाइल सेड प्रॉपर्टीज इन द इंश्योर्ड बिजनेस प्रीमाइसेस। तो ये ऑफिस फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर, मशीनरी, प्लांट वगैरह भी इसमें कवर है। एक्सक्लूजन क्या है, इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी पे डैमेज जब उस पर काम किया जा रहा हो, जैसे क्लीनिंग, रिपेयरिंग, रीस्टोरिंग। शॉर्टेज, स्टॉक टेकिंग, ये कहीं पे भी कवर नहीं होता है, ये हर पॉलिसी में एक्सक्लूजन ही है। लॉस ऑफ डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी व्हाइल द सेम इज एनी पब्लिक एग्जीबिशन, अगर आपने वो सोने के जेवरात वगैरह पब्लिक एग्जीबिशन में लगाए हैं तो वो कवर नहीं होंगे। ये भी आता है ना, एक्सक्लूजन में से भी इसके सवाल आता है। तो 2 तो आराम से आप आ जाएंगे कि क्लीनिंग वगैरह आप समझ जाओगे, स्टॉक टेकिंग ये कहीं पे भी कवर नहीं होता। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो एग्जीबिशन वाला ध्यान रखना है कि एग्जीबिशन में तो कवर नहीं होगा। इंश्योर्ड की गाड़ी में से अगर गायब हो गया तो वो कवर नहीं होगा जब वो गाड़ी जो है अनअटेंडेंट छोड़ी हुई हो। की सेफ वाला इसमें भी लगेगा सेम टू सेम, अगर चाबी वो थेफ्ट या वायलेंस, थेफ्ट के साथ वायलेंस से ली गई है तो ये कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। लॉस और डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वाइल्स विंडो डिस्प्ले एट नाइट वाइल्स केप्ट आउटसाइड सेफ, अगर रात को सेफ के बाहर रखी है और डिस्प्ले पे लगा रखी है तो वो कवर नहीं होगी। बैंकर इंडेमनिटी पॉलिसी, इसके अंदर क्या है सर, क्या कवर होता है, ये दी जाती है बैंक को। लॉस और डिस्ट्रक्शन टू मनी, फायर, बर्गलरी, थेफ्ट, रॉबरी, होल्ड अप, राइट स्ट्राइक, ये सब इसमें कवर होता है। लॉस बाय थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और सिक्योरिटी वाइल्स दे आर इन ट्रांजिट, ट्रांजिट के अंदर है तो
ये भी कवर होता है। ये लॉस ये कवर कब होगा? इवन नेग्लिजेंस या फ्रॉड इंश्योर्ड के ऑफिसर या क्लर्क ने किए तो भी ये कवर होगा। डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस, जैसे कि चेक वगैरह गलत बन गए या गलत पेमेंट हो गया, वो भी इसमें कवर है। डिसऑनेस्ट क्रिमिनल एक्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये कवर है। फ्रॉड या डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, ये भी कवर है। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड हाइपोथेटिकेटेड बाय बैंक, अगर किसी को लोन वगैरह दिया है उस प्रॉपर्टी के साथ भी अगर चोरी वगैरह होती है तो वो भी इसमें कवर है, इसके एम्प्लॉय द्वारा, इंश्योर्ड के एम्प्लॉय द्वारा। रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर अगर कोई पैसे वगैरह जा रहे हैं, उसकी चोरी वगैरह होती है तो वो भी कवर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, ये वाला आता है काफी बार, इनफिडेलिटी और क्रिमिनल एक्ट ऑफ अप्रेजर और जनता एजेंट और पिग्मी कलेक्टर। तो ये किसमें? पिग्मी कलेक्टर, जनता एजेंट या एक्ट ऑफ अप्रेजर आएगा तो बैंकर इंडेमनिटी पॉलिसी में इसका कवर दिया जाता है। एक्सक्लूजन क्या है? डायरेक्टर पार्टनर अगर रॉन्गफुल एक्ट से कोई लॉस करेगा वो कवर नहीं है। ट्रेडिंग लॉस, मतलब शेयर मार्केट में लगाया, वो कवर नहीं है। या किसी को लोन दिया, लोन डूब गया, वो कवर नहीं है। फॉल्टी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक करके कोई किया गया है तो वो कवर नहीं है। अर्थक्वेक, टाइफून, साइक्लोन, फ्लड, ये सब कवर नहीं है। लीगल लायबिलिटी पॉलिसी सिंपल मोटा मोटा समझा देता हूँ। लीगल लायबिलिटी मतलब जैसे किसी वकील ने कोई केस लड़ रहा था और केस हार गया और इंश्योर्ड ने उसी पे केस कर दिया कि तुमने मेरा केस ढंग से नहीं देखा इसलिए मैं हार गया, तो वो लीगल लायबिलिटी आ गई। तो ये लोग कौन लेते हैं? डॉक्टर वगैरह ये सब भी लेते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप की है। कंपलसरी पब्लिक लायबिलिटी, ये जो धंधे ऐसे होते हैं जिनके कस्टमर आते जाते रहते हैं तो गवर्नमेंट ने नियम निकाला हुआ है कि आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है, तो वो कंपलसरी पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी होती है। जैसे कि कोई भी हैजार्डियस फैक्ट्री में हैजार्डियस सब्सटेंस वो हैंडल कर रहे हैं उसके एम्प्लॉय, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय की पॉलिसी लेना जरूरी है, तो वो कंपलसरी पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी है। नॉर्मल पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी ये किस लिए इश्यू की जाती है? इंडस्ट्रियल एंड स्टोरेज रिस्क, नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क, जैसे कि होटल, सिनेमा, ऑफिस, स्कूल, एग्जीबिशन, परमानेंट अम्यूजमेंट पार्क, फिल्म स्टूडियो, सर्कस, जू। तो भाई इस तरह के जो भी हैं ये स्कूल, सर्कस, ये सब पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। एक्सक्लूजन क्या है? इंश्योर्ड ने अज्यूम कर लिया कि लायबिलिटी आ गई दूसरे सामने वाली पार्टी से मिलके, तो वो नहीं मिलेगा। अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म या फिर ऐसी एस्टिफाई नहीं मिलेगी। डेलिब्रेट विलफुल एक्ट नहीं मिलेगा। प्योर फाइनेंशियल नेचर सच एज लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ मार्केट, आपके कस्टमर चले गए, वो नहीं मिलेगा। अराइजिंग आउट ऑफ ऑल पर्सनल इंजुरी लाइक लाइबल, स्लेंडर, ये नहीं मिलेगा। इनफ्रिंगमेंट ऑफ प्लान्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड डिजाइन, ये नहीं मिलेंगे इसके अंदर। अराइजिंग आउट ऑफ फाइन, पेनल्टी, ये नहीं मिलेगा। लायबिलिटी फॉर क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ ओनरशिप पोजीशन ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योर्ड ऑफ एनी मोटर व्हीकल या ट्रेलर कंपलसरी इंश्योर्ड बाय थर्ड पार्टी मोटर का होना चाहिए, इसलिए वो नहीं मिलेगा। इंश्योर्ड के प्रीमाइसेस के बाहर कोई हैजार्डियस केमिकल वगैरह ले जा रहे हैं, उससे डैमेज हो गया तो वो नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली वो कवर हो। तो ओनरशिप, पोजेशन और यूज और ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड ऑफ एनी एयरक्राफ्ट, वाटर या होवरक्राफ्ट। इंश्योर्ड का खुद का वाटरक्राफ्ट वगैरह है तो वो कवर नहीं होगा। डैमेज टू प्रॉपर्टी ओन, लीज्ड, हायर्ड बाय हायर परचेजर, हायर परचेजर की प्रॉपर्टी या उसकी कस्टडी में है, इंश्योर्ड की कस्टडी में नहीं है और वहां पे नुकसान हो जाता है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। इंजुरी टू एनी पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर सब कंस्ट्रक्शन या इंश्योर्ड के ठेकेदार या ठेकेदार के भी छोटे ठेकेदार के एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो वो कवर नहीं होगा।
इसके अंदर थर्ड पार्टी डेथ, इंजुरी या प्रॉपर्टी डैमेज कवर होता है ड्यू टू, मेनली किसके लिए होता है? पोल्यूशन के लिए और हैजार्डियस मटेरियल के लिए किया जाता है। एक्सीडेंट, पोल्यूशन के एक्सीडेंट के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देके वो भी इसमें कवर किया जाता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, इसके अंदर आपका कोई प्रोडक्ट फेल है, मान लो आपने एक पेन बनाया, जो पेन आपने बेचा और वो चला नहीं, और आप पे किसी ने केस कर दिया कि आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, जिसके लिए तो वो चीज इसके अंदर कवर की जाती है कि आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, उसके कारण मेरा नुकसान हो गया, तो वो इसमें इंश्योरेंस किया जाता है। इसके अंदर एक्सक्लूजन क्या है? कॉस्ट ऑफ रिपेयर या रिप्लेसमेंट, आपको मान लो पेन बदल के देना है जो फॉल्टी है, वो इसमें कवर नहीं होगा। या रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट, आप वो प्रोडक्ट वापस मंगाते हो, वो कवर नहीं होगा। प्रोडक्ट का फेलियर है जो फुलफिल देयर पर्पस, अब जैसे पेन है, वो पेन लिख ही नहीं रहा, तो उसका पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा, ऐसे क्लेम कवर नहीं होंगे। प्रोडक्ट की गारंटी, आपने अगर किसी प्रोडक्ट की गारंटी ली है तो वो इसमें कवर नहीं होगी। कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी, ये कंबाइंड पॉलिसी है, जनरल पब्लिक लाइबिलिटी और प्रोडक्ट लाइबिलिटी विद एन एक्सटेंशन फॉर एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। ये पॉलिसी जो है, इसमें ऑप्शन होता है कि लिबेल और स्लेंडर भी आप एडवर्टाइजिंग लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर कवर कर सकते हो। प्रोफेशनल इंडेमनिटी, ये किनको दिया जाता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट। इसके अंदर क्या एक्सक्लूजन होता है? अगर लॉ के खिलाफ जाके काम किया है तो वो एक्सक्लूडेड है। अगर नार्कोटिक्स या इंटॉक्सिकेंट्स के नशे के अंदर आपने सर्विसेज दी है तो वो एक्सक्लूजन है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं मिलती, आपकी खुद की मिलेगी। एड्स के लिए अगर कोई क्लेम आ रहा है तो वो नहीं मिलेगा। कॉस्मेसिस, जो प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह है, उसके लिए कोई भी क्लेम इसमें नहीं मिलेगा। सीए के, सीए अगर सीए को ये पॉलिसी दे रहे हैं तो उसमें एक्सक्लूजन क्या है? एनी डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट, क्रिमिनल, मैलिशियस एक्ट और ओमिशन, क्योंकि ये उसके खुद के यहाँ पे होंगे, वो नहीं मिलेगा। सामने वाला कोई केस करता है तो वो मिलता है इसके अंदर। अगर आपने धोखाधड़ी करके ही सामने वाले का नुकसान कराया तो वो नहीं मिलेगा आपको। डेलिबरेट नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, अगर आपके भाई टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है उनका आप डेलिबरेटली पालन ही नहीं कर रहे हो और फिर सामने वाले ने केस कर दिया तो वो इसमें नहीं मिलेगा। एरर एंड ओमिशन लाइबिलिटी इंश्योरेंस, क्या आपसे काम करते हुए कोई एरर हो गया, उसके लिए भी इंश्योरेंस दिया जाता है। जैसे कि ये कैसे काम करता है? आपने कुछ वादा किया हुआ कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट 1 साल चलेगा, अब आपके वो लिखने में आपको लिखना था 1 साल, लेकिन आपने लिख दिया गलती से 2 साल। अब फिर आपका कोई क्लेम आ गया तो आपका वो एरर से वो लिखा हुआ रह गया था, या एरर के कारण कोई मिस रिप्रेजेंट हो गया आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो वो उसके लिए कोई लाइबिलिटी आ गई तो वो इसके अंदर कवर है। इसके अंदर एक्सक्लूजन क्या है? डिफरेंट नेचर के हिसाब से एक्सक्लूजन इसमें होते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट हैं उन पे जब काम किया जा रहा है तब वो नहीं मिलते। राइट्स इन्फ्रिंगमेंट, दीज पॉलिसीज आर indemnity for legal liability to pay damage arising out of negligence of performance of professional duty। प्रोफेशनल ड्यूटी के अंदर अगर नेग्लिजेंस है तो उसके लिए ये राइट्स इन्फ्रिंगमेंट पॉलिसी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर, जैसे कि उसने रॉन्ग डायग्नोसिस कर लिया या रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया, में रिजल्टिंग क्लेम ऑफ डेथ, तो उस पर इंजुरी या डेथ का केस भी आ सकता है। सीए ने अगर गलत एडवाइस दे दी तो क्लाइंट को नुकसान भी हो सकता है, जिसके लिए ये पॉलिसी दी जा सकती है।
उसके बाद आ गया एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस, वर्कमैनशिप कंपनसेशन। ये सबको पता है, जो भी वर्कर काम करते हैं उनका ये वाली पॉलिसी होना जरूरी है। लीगल लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन मतलब ये तभी मिलेगा आपको जब कोर्ट बोल देगा कि भाई ये एम्प्लॉय आपका काम करते हुए इस पे दीवार गिर गई, इसकी टांग टूट गई है, तो इसका इतना कंपनसेशन बनता है। तो वो जब कोर्ट बोलेगा तो आपकी वो लीगल लाइबिलिटी हो गई। ओनली लीगल लाइबिलिटी इसके अंदर कवर है। इससे कवर है पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट और डिजीज अराइजिंग आउट। डिजीज अराइजिंग आउट का मतलब क्या है, वहां पे कोई बीमारी लगी है उसको, तो वो है। इसमें एक्सक्लूजन क्या है, ठेकेदार के आदमी एक्सक्लूजन है, और कुछ डिजीज का वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट के अंदर एक्सक्लूजन दिया हुआ, वो इसमें कवर नहीं होंगे। इन दोनों को कवर करना है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके करा सकते हो। साइबर लाइबिलिटी, तो साइबर लाइबिलिटी पॉलिसी के अंदर भी ट्रेडिशनल और न्यू दोनों ही पैकेज पॉलिसी टाइप से बेची जाती है। पहला, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट इंक्लूडिंग कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, मतलब ओडी मिल रहा है, ओडी के बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, और इसमें थर्ड पार्टी भी दिया जाता है। क्या क्या इंक्लूड होता है, ए थर्ड पार्टी एलिगेशन दैट अराइज फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कि मार्क जगरबर्ग ने हमारा डाटा लीक कर दिया। एलिगेशन ऑफ लाइबल स्लैंडर, फॉर एग्जांपल ड्यू टू ईमेल वेबसाइट, ईमेल वेबसाइट से कोई लाइबल या स्लैंडर मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है, वो इसमें कवर होता है। एडवर्टाइजिंग कंटेंट के कारण कोई लाइबिलिटी आ गई है, वो कवर होती है। थर्ड पार्टी के कंप्यूटर सिस्टम के लिए कोई लाइबिलिटी आ गई, वो कवर होती है। फॉरवर्डिंग अ वायरस या डॉस अटैक या एम्प्लॉय हैकिंग कमिटिंग फ्रॉड, ये भी कवर है। थर्ड पार्टी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस थ्रू एन इंश्योर्ड नॉट बीइंग एबल टू एक्सेस, इंश्योर्ड को कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिल रहा और थर्ड पार्टी का लॉस हो गया, तो वो भी कवर है। उनके खुद के कंप्यूटर सिस्टम और वेबसाइट इसमें कवर की जाती है। पीए के अंदर तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। पीए के अंदर डेट में 100%, 2 limb 2 eye या 1 limb 1 eye 100%, 1 limb 1 eye खाला है, खाली मतलब एक हाथ पैर या एक आंख का डैमेज है तो 50%, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100%, मतलब खाली एक हाथ वगैरह के अलावा पीए में सब में 100% कवर है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए पॉलिसी के अंदर जो टेबल दी है उस हिसाब से कवर है। टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट, वीकली पेमेंट ऑफ 1000 रुपए, मैक्सिमम टू 100 वीक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन, एफ वाला पूरा है ना। तो वीकली ये भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। अमाउंट ऑफ वीकली पेमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3000 पीए पॉलिसी के अंदर। एडिशनल बेनिफिट क्या है, एक्सपेंस फॉर कैरियर डेड बॉडी, ये एडिशनल एक्सपेंस इसमें कवर है। एजुकेशन फंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ये इसमें एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हो। कम्युलेटिव बोनस, एनसीबी की तरह इसमें बोनस मिलता है। इसमें बोनस किस हिसाब से मिलता है कि हर साल 5% ये इसका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। एनसीबी में आपको डिस्काउंट मिलता है, इसमें सम इंश्योर्ड हर साल 5 महीने 5% बढ़ जाता है, मैक्सिमम 50% है। ये अंडरलाइन कर लेंगे, हर साल कितना बोनस मिल रहा है इसको 5%, मैक्सिमम कितना मिल सकता है 50%, अगर वो क्लेम नहीं ले रहा है तो। एक्सटेंशन क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके मेडिकल एक्सपेंस कवर करा सकता है बॉडीली इंजरी या एक्सीडेंटल बॉडीली इंजरी के लिए। वार रिस्क वाला भी इसमें कवर कर सकते हैं, बशर्ते वो फॉरेन में रहने वाला आदमी होना चाहिए। इंडिया के अंदर वार रिस्क कवर नहीं होगा, अगर वो फॉरेन में रह रहा है तो अपने लिए इंडिया से एक वार रिस्क कवर ले सकता है, अगर वो बाहर रह रहा है तो।
एक्सक्लूजन क्या है? सुसाइड इसमें नहीं होता, लीकर ड्रग इसमें नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आप नौकरी कर रहे हो जैसे पुलिस, सेना, और आपकी डेथ हो गई, वो इसमें कवर नहीं होगा। एयरक्राफ्ट में जा रहे हो पैसेंजर के अलावा, मतलब आप केबिन क्रू बन के जा रहे हो, पायलट बन के जा रहे हो, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ग्रुप पी ए, इसके अंदर से कुछ खास आता नहीं है। ग्रुप पी ए के अंदर आपको पता है ग्रुप के लिए मिलती है, एम्प्लॉयर लेता है अपने एम्प्लॉय के लिए, मेंबर लेते हैं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप ये मार्किंग कर लो, ये वाला मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड क्लब, क्लब वाले भी अपने मेंबर्स के लिए ले सकते हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस, ये भी सबको पता है मेडिक्लेम किसके लिए होता है, इंडिविजुअल और फैमिली के लिए होता है, किसी भी ग्रुप को भी दिया जा सकता है। इसमें क्या एक्सक्लूजन होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग, पहले 30 डेज जिसको अपन कूलिंग पीरियड बोलते हैं, वो कवर नहीं होगा। स्पेसिफाइड डिजीज जैसे कैटरेक्ट, हर्निया ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिसी, ये कवर नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ स्पेक्सल, चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंसेज, हियरिंग एड्स, ये कवर नहीं होंगे। वेनरल डिजीज, एड्स, ये कवर नहीं होगा। प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, ये कवर नहीं होगा। ओवरसीज मेडिकल पॉलिसी प्रोवाइड्स पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस और इलनेस ऑफिशियल या हॉलीडे। ओवरसीज मेडिकल पॉलिसी जो होती है वो बाहर देश में अगर आपका मेडिकल एक्सपेंस है तो वो कवर करती है। उसमें क्या होता है? ट्रेवल फॉर बिजनेस, आप बिजनेस के लिए ट्रेवल किया है या ऑफिशियल ट्रेवल किया है या हॉलीडे पर्पस के लिए ट्रेवल किया है, तो आप ओवरसीज वाला मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो। पैकेज पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी का मतलब इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर आप जितना सेक्शन लेना चाहो उतना सेक्शन आप लगवा सकते हो। तो पैकेज पॉलिसी के अंदर 10 सेक्शन होते हैं। हाउस होल्ड पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी का एक टाइप है हाउस होल्डर, जब नॉर्मल मकान वाला लेता है। उसमें सेक्शन 1 में क्या कवर होता है? बिल्डिंग और बिल्डिंग के कंटेंट। सेक्शन 2 में बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, लारेंसी, थेफ्ट, ये कवर होता है एक्सक्लूडिंग मनी एंड वैल्यूएबल। सेक्शन 3 के अंदर ज्वेलरी वैल्यूएबल कॉज बाय एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून एनीवेयर इन इंडिया। सेक्शन 4 में क्या कवर होता है? ये इस पॉलिसी के सेक्शन है। लॉस और डैमेज टू प्लेट ग्लास, तो ये सेक्शन 4 में कवर होता है। सेक्शन 5 के अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फेलियर, जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिवाइसेस के एक्सीडेंटल डैमेज या फिजिकल डैमेज के जो कवरेज है वो सेक्शन 5 में मिलता है। सेक्शन 6 के अंदर टीवी का इंश्योरेंस और वीसीआर का इंश्योरेंस इसमें मिलता है। 7 के अंदर पेडल साइकिल भी मिलता है। पर्सनल बैगेज सेक्शन 8 में मिलता है, पर पीए कवर सेक्शन 9 में मिलता है। लीगल लाइबिलिटी सेक्शन 10 में मिलता है, और कंपनसेशन एक्ट भी इसके अंदर आप ले सकते हो। इसके अंदर अब जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कितने कंपलसरी है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 कंपलसरी है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप चाहो तो आपने जैसे 3, 4, 5, 6 ये 4 सेक्शन नहीं लिए, बाकी के 7, 8, 9 ले लिए, तो वैसा भी कर सकते हो। शॉपकीपर में इसके अंदर भी 10 सेक्शन होते हैं। पहला बिल्डिंग और कंटेंट, वही वाला सेम। लॉस ऑफ डैमेज वाइल कवर बाय बर्गलरी, अगर बर्गलरी का इंश्योरेंस नहीं लिया उसने अलग से तो सेक्शन 2 के अंदर वो कवर करा सकता है। सेक्शन 3 के अंदर लॉस ऑफ मनी इन ट्रांजिट, वही वाला जो बैंक जा रहा था या बैंक से आ रहा था उसी तरह का। या फिर हाउस ब्रेकिंग इसमें कवर है, हाउस ब्रेकिंग करके मनी ले गया, कैशियर के काउंटर के अंदर मनी पड़ा वो ले गया, वो इसमें सेक्शन 3 में कवर है। सेक्शन 4 में पेडल साइकिल, सेक्शन 5 में फिक्स क्लास, सेक्शन 6 में नियम साइन। अब ये सारी पॉलिसी अपन पहले पढ़ चुके हैं, वर्डिंग सेम लगती है, बट इसके अंदर इसी सेक्शन में ये कवर आप कर सकते हो। सेक्शन 6 में नियम साइन, सेक्शन 7 में बैगेज, 8 में पीए, 9 में फ्रॉड या डिसऑनेस्टी जो फिडेलिटी वाला आ गया, सेक्शन 10 में लीगल लायबिलिटी, सेक्शन 10 के बी में वर्कमैनशिप कंपनसेशन एक्ट वाली एम्प्लॉय की लायबिलिटी, ये सारे कवर होते हैं। रूरल इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आ रहे हैं? लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किसको दिया जाता है? कैटल, शीप गोट, वर्क हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट, रैबिट, पोल्ट्री, श्रिम्प्स, प्रॉन, सिल्कवॉर्म, हनी बी।
हनी बी के अंदर एक्सीडेंट रिस्क है, इसको अंडरलाइन कर लेना। इनमें से कौन से के लिए एक्सीडेंट रिस्क दिया जाता है? तो हनी बी के लिए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो आपसे पूछेंगे नहीं, ये जरूर पूछेंगे कि इसमें से हॉरिकल्चर क्रॉप कौन सी है, तो आप इसको अंडरलाइन करो। हॉरिकल्चर क्रॉप कौन कौन सी है? ग्रेप, सिट्रस एक्सेट्रा एंड प्लांटेशन क्रॉप, दोनों अलग अलग है। तो आपसे पूछेंगे हॉरिकल्चर क्रॉप कौन सी है, तो ग्रेप, सिट्रस। सिट्रस के अंदर आ गया जो भी खट्टी चीजें है, नींबू, संतरा, ये सब सिट्रस के अंदर आ गया। तो इसको आप जरूर मार्क कर लो कि ये वाली हॉरिकल्चर क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है? रबर, ऑयल, पाम, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। क्या कवर होता है इन सब चीजों पे? स्पेसिफाइड पेरिल, जैसे कि फायर, स्टॉर्म, फ्लड, रायट वगैरह, जैसा पॉलिसी में लिखा है वैसा कवर होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल पंप सेट पॉलिसी है, वो क्या कवर करती है भाई? ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना। एक तो मैंने आपको बताया क्रॉप कौन सी है, याद करके जाना। ये पूरा पैराग्राफ ही आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से हर बार आते हैं क्वेश्चन। एग्रीकल्चर पंप सेट पॉलिसी क्या कवर करती है? सडन फिजिकल डैमेज, स्पेसिफाइड पेरिल सच एज फायर, ये ब्रेक डाउन। ये किसको करेगी? एग्रीकल्चर पंप को। फेल्ड वेल इंश्योरेंस, ये पिछली बार ही आया हुआ है। ये किसको इंडेमनीफाई करेगा? सिविल कंस्ट्रक्शन। अगर वो जो कुआं है उसमें से उतना पानी नहीं निकलता है जितना कि स्पेसिफाई किया गया था, तो वो फेल्ड वेल इंश्योरेंस में आता है। साल्ट वर्क पॉलिसी कवर डैमेज टू, ये साल्ट वर्क वाला बहुत कंफ्यूजिंग आता है, इसको याद करके जाना। कवर डैमेज टू अर्थवर्क एंड साल्ट ऑन प्लेटफॉर्म बाय स्टॉर्म, फ्लड, अनसीजनल रेनफॉल। साल्ट वर्क पॉलिसी जो है वो अर्थवर्क मतलब जहां से नमक निकल रहा है वहां पे भी कवर करेगा, और साल्ट जो प्लेटफॉर्म पे उसको भी कवर करेगा। पेरिल क्या होगी? स्टॉर्म, फ्लड, अनसीजनल रेनफॉल, इनके लिए वो कवर करेगा। ठीक है सर, ये कर लिया पूरा आपने? ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। कर लिया सर। आगे आ गया मरीन कार्गो हल पॉलिसी, अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। कार्गो और हल में क्या होता है? वेरियस क्लॉजेस होते हैं, और पॉलिसी के अंदर क्या क्या लिखा होता है? नेम ऑफ इंश्योर्ड, पॉलिसी नंबर, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम, स्टाम्प ड्यूटी, स्टीमर, कन्वेंस, वॉयेज या जर्नी, कहाँ से कहाँ जा रहा है, नंबर एंड डेट ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट, एयरक्राफ्ट, फलाने वगैरह, इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड, बायर है, सेलर है, क्या है, मैन्युफैक्चरर है। क्लोजेज उसमें क्या क्या लगे हुए हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ सेटलिंग एजेंट। अब सेटलिंग एजेंट क्या होते हैं? सेटलिंग एजेंट वो होते हैं जिनका नाम पॉलिसी पे दिया होता है कि अगर कोई क्लेम आ जाए तो आप इनमें से किसी को फोन करोगे, वो सेटलिंग एजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? तुरंत ही उसका सर्वे करवाते हैं। जैसे आप फोन करोगे, इंटीमेट करोगे उनको, वो अपने आप आपके क्लेम का प्रोसेस शुरू कर देंगे। एरिया ऑफ लॉस कवर्ड, वो भी कहाँ पे, प्लेस ऑफ इश्यू, पॉलिसी कब इश्यू हुई, वो भी इस पे लिखा होता है और उसकी डेट लिखी होती है। सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन, ये अटेस्टेशन क्लॉज इसमें लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या लगता है? इंस्टीट्यूट क्लोजेस लगते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोजेस, ICC। इंस्टीट्यूट क्लोजेस जो हैं किसने ड्राफ्ट किए थे, इसको अंडरलाइन करना। क्लोजेस कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स। क्लोजेस कमिटी ने ये इंस्टीट्यूट क्लोजेस बनाए थे। क्लोजेस कमिटी कहाँ की थी? द इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स की थी। और ये जो क्लोजेस बनाए ये वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट कर लिए गए हैं, मतलब मोर और लार्ज यही क्लोजेस पूरे वर्ल्ड के अंदर मरीन इंश्योरेंस के अंदर लगाए जा रहे हैं। इंडिया में क्या बनाया, इसको अंडरलाइन करना। इनलैंड ट्रांजिट रिस्क क्लॉज ड्राफ्टेड बाय टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, जो अपने टैरिफ एडवाइजरी कमेटी उसने बनाया था। तो इंडिया के अंदर जो इनलैंड ट्रांजिट हो रहे हैं उनके लिए कौन से लगते हैं? ICC नहीं लगते हैं, उनके लिए लगते हैं ITC। वो है ICC, ये है
वो है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस ICC, और ये वाले हैं ITC, इनलैंड ट्रांजिट रिस्क क्लॉजेस। ये हमारी खुद की टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने बनाए हैं, जो इंडिया के अंदर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका अगर बीमा काटना है, इंडिया के अंदर अगर ट्रेडिंग हो रही है आपका, उसका बीमा काटना है मरीन के अंदर स्टॉक का, तो या आपके इंडिया से इंडिया ही कोई जहाज जा रहा है पानी के रास्ते इनलैंड वाटर के अंदर, तो फिर इनलैंड ट्रांजिट क्लॉज उसके अंदर लगाए जाते हैं इंडियन इंश्योरर के द्वारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट 3 टाइप के कवर है। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस सी का मतलब सबसे छोटा कवरेज। इसके अंदर क्या कवर है? फायर एक्सप्लोजन, वेसल एयरक्राफ्ट बीइंग स्टैंडर्ड ग्राउंडेड, वेसल एयरक्राफ्ट डूब गया या टकरा गया, ओवरटर्निंग ऑफ लैंड कन्वेंस, लैंड के ऊपर गाड़ी जा रही है वो ओवरटर्न हो गई, कोलिजन ऑफ कॉन्टैक्ट वेसल क्राफ्ट, या जैसे जो जहाज है वो किसी बाउंड्री से टकरा गया, अदर देन वाटर से कोलिजन नहीं, वाटर के अलावा और किसी चीज से कोलिजन। डिस्चार्ज ऑफ कार्गो एट पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस, पोर्ट ऑफ डिस्ट्रेस मतलब कहीं पे पहले से तनाव चल रहा है, वहां पे आपको कार्गो उतारना पड़ गया या डिस्चार्ज करना पड़ गया, वो इसमें कवर है। जेटिसन इसमें कवर है। जनरल एवरेज सेक्रीफाइस ये भी इसमें कवर है। ये दोनों अपन ने पहले पढ़ लिए थे। ICC बी में क्या है? बी के अंदर सी वाले सारे आएंगे, ये सारे तो कवर हैं ही। इसके अलावा इसके अंदर अर्थक्वेक कवर है जो इसमें नहीं है। वोल्केनिक एरप्शन, लाइटनिंग, ये सी में कवर नहीं है, बी में कवर है। वॉशिंग ओवरबोर्ड ये भी बी में कवर है। एंट्री ऑफ सी लेक वाटर इनटू वेसल, क्राफ्ट, होल्ड, कन्वेंस, कंटेनर, लिफ्टमेंट, टोटल लॉस ऑफ एनी पैकेज, लॉस्ट ओवरबोर्ड या ड्रॉप्ड व्हाइल लोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग का डैमेज भी बी में कवर है। अब एक्स्ट्रा प्रीमियम पे बी में क्या? इसके अंदर तो कुछ भी एड ऑन आप सी में तो ले नहीं सकते हो, बी में कुछ एड ऑन ले सकते हो। वो क्या? थेफ्ट, स्लिपेज एंड नॉन डिलीवरी, फ्रेश वाटर या रेन वाटर डैमेज, हुक और ऑयल डैमेज, हीटिंग, स्वेटिंग, डैमेज बाय मड, एसिड, एक्सटर्नल सब्सटेंस, ब्रेकेज, लीकेज, कंट्री डैमेज, ब्रस्टिंग एंड टीयरिंग ऑफ बैग, ये आप बी में ले सकते हो। उसके बाद आ गया ए, तो जो बी में कवर है वो ए में बाय डिफॉल्ट कवर होगा ही होगा। ए का मतलब हो गया ऑल रिस्क, ये देखो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पेरिल आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें सिर्फ एक्सक्लूजन ध्यान रखना है। एक्सक्लूजन ABC तीनों के सेम है। विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ अश्योर्ड ये कवर नहीं है। ऑर्डिनरी लीकेज कवर नहीं है। ऑर्डिनरी लॉस ऑफ वेट ये सारे अपन पहले पढ़ चुके हैं। इनहेरेंट वाइज खुद ने किया है, सब्जेक्ट मैटर खुद से अगर खराब हो रहा है तो वो कवर नहीं है। डिले के कारण हुआ है तो वो कवर नहीं है। इंसॉल्वेंसी हो गई मैनेजर, CA या किसी के ओनर की, तो वो कवर नहीं है। डेलिब्रेट डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड बाय रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एनी पर्सन, ये ए के अंदर कवर्ड है। डेलिबरेटली अगर किसी थर्ड पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर को डिस्ट्रॉय किया है तो वो बी और सी में एक्सक्लूड है, पर ए में एक्सक्लूड नहीं है, ए में कवर है। ड्यूरेशन ऑफ कवर, ये टाइम पॉलिसी भी होती है। और अब जो कार्गो पॉलिसी है, टाइम पॉलिसी तो दी जाएगी हल के लिए, जो 1 साल 2 साल जैसे देते। और हाँ जी सर, हाँ कल क्या लोगे? धारण तेरे को जाना कहाँ है? चले जाना तो सर का सर 10 बजे वर्कशॉप ही नहीं खुलते। अच्छा चले जाना तू सर के यहाँ। कार्गो पॉलिसी जो होती है वो वॉयेज या ट्रांजिट बेस्ड होती है, मतलब यहाँ से US से माल जा रहा है और आपका तो
छूट नहीं है, वहां माल उतर गया तो पॉलिसी खत्म है। इसमें ड्यूरेशन का कवर कैसे होता है? ट्रांजिट क्लॉज के हिसाब से होता है, नोन एज वेयर आउट टू वेयर हाउस क्लॉज ऑफ आईसीसी। अब ये जो ट्रांजिट क्लॉज है, जिसको कि वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज बोलते हैं, ये कमेंस कब होता है? ये वाला थोड़ा याद रखना। कमेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ गुड्स लीव वेयर हाउस, जब वेयर हाउस से माल निकलता है, और कंटिन्यू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजिट, नॉर्मली जो पॉलिसी चल रही है, नॉर्मली जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में वो कवर है। और टर्मिनेट होता है कब? ऑन डिलीवरी ऑफ कंसाइनीज फाइनल वेयर हाउस, जहाँ पे डिलीवरी होनी है, जो डेस्टिनेशन लिखा हुआ है वहां पे डिलीवर हो गया, पॉलिसी खत्म। डिलीवरी टू इंटरमीडिएट वेयर हाउस यूज बाय इंश्योर्ड फॉर पर्पज ऑफ स्टोरेज, अगर स्टोरेज के लिए इंश्योर्ड ने कोई बीच में वेयर हाउस ले रखा है, वहां पे डिलीवरी हो गया तो खत्म है। ऑन एक्सपायरी ऑफ 60 आवर्स फ्रॉम डिस्चार्ज फ्रॉम वेसल, अगर निकला है और 60 दिन हो गए तो वैसे ही खत्म है। लिमिट ऑफ 60 दिन है, ये अर्ली क्लियरेंस ऑफ गुड्स के लिए लगाई जाती है। इसको अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, अगर आपका कॉज जेन्युइन है तो। अगर ये नहीं लगेगी तो वो आराम से भी माल ले जा सकता है, उसके कारण भी माल खराब हो सकता है। और जितने दिन पानी में रहेगा जहाज, तो उतने दिन उसकी रिस्क भी बढ़ेगी, इसलिए 60 दिन का डाला गया, कहने का आती है। एडिशनल कवर क्या है? वार, स्ट्राइक, रायट, सिविल कमोडिशन, एसआरसीसी कैन बी कवर्ड। इंस्टीट्यूट वार क्लॉजेज एंड स्ट्राइक क्लॉजेज आर अटैच। वार क्लॉज और स्ट्राइक क्लॉजेज भी कंडीशन के टाइप से ये आईसीसी में वो इसमें अटैच की जाती है पॉलिसी में। टेररिज्म कवर इज ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग विथ, तो ये भी एड ऑन टेररिज्म कवर का अवेलेबल है। However, terrorism cover is only while in transit, जब ट्रांजिट में हो तभी कवर होगा, और कवर सस्पेंड हो जाता है स्टोरेज पॉइंट पे। अगर स्टोरेज पॉइंट पे जहाज पहुंच गया तो कवर टर्मिनेट हो जाता है। अब इसमें वार रिस्क कवर है जो कहीं पे कवर नहीं होता है। मरीन इंश्योरेंस के अंदर वार रिस्क भी एडिशनल प्रीमियम पे कवर होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब कार्गो इज वाटर बोर्न, जब वो कार्गो पानी में है, तभी उसके अंदर ये आपका कवरेज जो है वार रिस्क का वो रहेगा। अगर आपका पोर्ट पे पहुंच गया है तो फिर वार रिस्क कवर नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज एयर, हवाई जहाज से जाता है, उसके लिए है। एक्सक्लूजिंग सेंडिंग बाय पोस्ट, एयर मेल के लिए ये नहीं है, हवाई जहाज से जो सामान जा रहा है उसके लिए है। ड्यूरेशन सेम है, कॉमन है आईसीसी ए की तरह। इसमें सारी चीजें जो पहले अपन ने पढ़ा था वही लगते हैं, बस इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज का है। ये 30 डेज के अंदर अंदर आपकी जर्नी पूरी हो जानी चाहिए। वार एंड एसआरसीसी आप ले सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे। इनलैंड ट्रांजिट, इसके अंदर इनलैंड ट्रांजिट क्लॉज लगते हैं। आईसीसी की तरह ही सी भी ये है, सी सबसे छोटा वाला। सी के अंदर फायर रिस्क ओनली है। रिस्क इसमें क्या कवर होता है? इनलैंड ट्रांजिट सी के अंदर सिर्फ 2 ही रिस्क कवर होते हैं, फायर, लाइटनिंग, बस, और कुछ भी नहीं। ये कब शुरू होता है? जैसे ही माल ट्रक में चढ़ा तब शुरू होता है। इसको अंडरलाइन करना कि जो माल सीधा ट्रक में चढ़ा तो यहाँ से कवर शुरू है, और कंटिन्यू करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे यहाँ जयपुर से दिल्ली जाना है तो जो हाईवे है उस पर पूरे पर कवर रहेगा, और जैसे ही अनलोडिंग होगा, अनलोडिंग होने पे ये खत्म हो जाएगा। कहाँ पे? एट डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन। अगर वहाँ के, जैसे कि तुमको दिल्ली जाना, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे अगर अनलोड किया तो खत्म है। एट डेस्टिनेशन पॉइंट, जहाँ का आपने पॉइंट बताया कि हम यहाँ लेके जाएंगे, वहां पहुंच गए तो भी खत्म है। बी के अंदर क्या है? रिस्क कवर्ड, ए वाले तो है ही, तो फायर लाइटिंग आ गया। ब्रेकेज ऑफ ब्रिजेस, कोलिजन बाय कैरिंग व्हीकल, ओवरटर्निंग, डीरेलमेंट ऑफ एक्सीडेंट लाइक कैरिंग रेलवे वैगन वगैरह। तो ये जो इनलैंड ट्रांजिट क्लॉज है या रेल के लिए भी लगता है, तो अगर रेल पटरी से उतर गई है वो भी कवर है। एक्स्ट्रा रिस्क जैसे थेफ्ट, पिलफरेज, नॉन डिलीवरी वगैरह भी इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कवर किए जाते हैं। उसके बाद में आ गया आईटीसी, रेल या रोड,
इसमें वाटर नहीं आया क्योंकि उसके लिए मरीन वाले आईसीसी लगते हैं। इसमें ए आ गया तो ऑल रिस्क है, सिर्फ एक्सक्लूजन जो होते हैं वो सेम ही है, मरीन वाले वो कवर नहीं होते, बाकी कोई भी पेरिलो इसमें कवर होती है। ड्यूरेशन क्या है, जैसे ट्रांजिट शुरू होता है और until delivery in respect of transit until expiry of 7 days, ये याद रखने वाली चीज है। in respect of transit by rail only और rail and road until expiry of 7 days after arrival of railway wagon at the final destination। अगर आपकी रेल का डब्बा जो है रेलवे स्टेशन पहुंच गया डेस्टिनेशन वाले, तो उसके 7 दिन के अंदर भी अनलोड नहीं करा रहे हो तो 7 दिन बाद ऑटोमेटिक खत्म है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिट बाय रोड ओनली अंटिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। अगर आपकी गाड़ी जो है आपने दिल्ली के कोई पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट तक नहीं पहुंची लेकिन दिल्ली पहुंच गई, तो दिल्ली पहुंचने के 7 दिन के अंदर भी आप अनलोड नहीं करा रहे हो तो उसमें से खत्म है। ऊपर वाला रेल के लिए है, नीचे वाला गाड़ी के लिए। रजिस्टर्ड पोस्टल सेंडिंग, इसके अंदर कोई क्लॉज सेट नहीं है, आईसीसी या इनलैंड कोई भी लगा सकते हैं। ये कब शुरू होता है, जब रजिस्टर्ड पोस्ट आपने दी और जब वहां पे डिलीवर हुई तो खत्म हो जाता है। इनलैंड एंड सेलिंग वेसल, इनलैंड का मतलब हो गया जो इंडिया में चल रहे हैं। तो इनलैंड वेसल जो होते हैं रिवर कैनाल एटसेट्रा में चलते हैं, स्पेसिफाइड रिस्क या ऑल रिस्क दोनों पे दिया जाता है। कार्गो ट्रांसपोर्टेड बाय कंट्री क्राफ्ट आर कवर्ड अंडर सेलिंग वेसल क्लॉजेस। इसके अंदर टाइप ऑफ मरीन पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, ये वाले जो है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई, ये वाले ध्यान से जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वो करना। स्पेसिफिक वाली पॉलिसी क्या है, सिंगल शिपमेंट हो रहा है उसमें, जो एक पहली लाइन ही आपको करनी है, इसी में से आपको सब पता चल जाएगा। स्पेसिफिक पॉलिसी एक पॉलिसी है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है और वहां पे माल उतारा खत्म, पॉलिसी। ओपन कवर, ओपन कवर में क्या हो रहा है, ये मिल रहा है आपको 12 मंथ के लिए, तो एक तो ये अंडरलाइन कर लो। इसके अंदर क्या है, जितने भी शिपमेंट आ रहे हैं वो कवर है। 12 महीने के अंदर जितना भी माल आप भेजोगे वो सारे बाय डिफॉल्ट इसमें कवर होंगे। उसकी शर्तें क्या होगी, पहले तो ओपन पॉलिसी, ये भी ओपन कवर इज नॉट अ पॉलिसी बट कवर नोट के लिए, ये अंडरलाइन कर लो आप। ओपन कवर जो है वो पॉलिसी नहीं है, कवर नोट की तरह है, इसीलिए अनस्टाम्प डॉक्यूमेंट है। इसको भी लाइन कर लो कि इस पे कोई भी स्टाम्प नहीं होता है। अब इसके अंदर क्या शिपमेंट डिक्लेयर करते हैं और जैसे जैसे पॉलिसी जब एक्सपायर होती है तो उस समय एंड में प्रीमियम एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार आपने बोल दिया कि मैं पूरे साल में 5 करोड़ का माल इधर उधर करूंगा तो 5 करोड़ का आपको कवर मिल गया। उसके बाद में शिपमेंट आप डिक्लेयर करते हो, भाई इस दिन आप इंश्योरेंस कंपनी को मेल करते हो मेरा ये जहाज यहाँ जा रहा है, तो वो उस ओपन कवर के अंदर अपने आप कवर हो जाता है। देयर इज नो सम इंश्योर्ड अंदर एंड ओपन कवर बट मैक्सिमम लिमिट इज, तो इसमें सम इंश्योर्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जैसे जैसे डिक्लेयर करेगा वैसे वैसे प्रीमियम उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे कोई सम इंश्योर्ड नहीं दिया होता बट मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन एनी वन वेसल, एक गाड़ी से कितना माल मैक्सिमम जा सकता है उसकी लिमिट इसमें दी हुई होती है। अब आ गया ओपन पॉलिसी, तो ओपन कवर से ये अलग कैसे, ये एक स्टाम्प डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये पॉलिसी है, ठीक है। तो ये वाला अंडरलाइन कर लो। ये कहाँ यूज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ओपन कवर कहाँ यूज हो रहा है, अंदर अंदर ही, अपने इंडिया के अंदर अंदर ही। 1 साल के लिए होता है, सारे कंसाइनमेंट इसमें डिक्लेयर करने होते हैं, जो भी वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर होते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी इसमें कोई चाहिए नहीं होती है, हर डिक्लेरेशन जो होता है उसका सर्टिफिकेट अलग से ओपन पॉलिसी में इशू किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये वाली भी अंडरलाइन कर लो, ओपन पॉलिसीज कैन ऑल्सो बी इश्यूड टू कवर एक्सपोर्ट्स। सेल्स टर्नओवर पॉलिसी,
जीरो का मतलब नहीं है, इसमें का मतलब नहीं है। ये वाला पढ़ो आप, स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस। ये भी मरीन पॉलिसी है, कभी नहीं बिकती है, बट पढ़ो। ये क्यों दी जाती है? टू कवर गुड्स लाइंग एट रेलवे प्रीमाइसेस के, अब वहां से जो ट्रांसपोर्टर है उसने उतार दी है और गोदाम में पड़ी है, वहां पे कुछ लफड़ा हो जाता है, उसके लिए ये कवर है। इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। एनुअल पॉलिसीज 12 महीने के लिए होती है। ये क्या कवर करती है? गुड्स बिलोंगिंग टू assured or held in trust by insured not under contract of sale or purchase, which are transit by railroad from specific depot या processing depot. Sum insured क्या है? Aggregate maximum estimate value, आप मैक्सिमम कितना माल इसके अंदर ले जाओगे। कवर के अंदर क्लॉज कौन से लगते हैं? इनलैंड ट्रांजिट रेलरोड क्लॉज। ड्यूटी एंड इंक्रीज वैल्यू इंश्योरेंस, इसके अंदर क्या? इंक्रीज वैल्यू ऑफ कार्गो फॉर रीजन ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई चलते चलते तो वो कवर करेगा ये वाला इंश्योरेंस। नॉर्मल ड्यूटी तो उसने पहले ही दे रखी है, अब ट्रांजिट के बिटवीन बढ़ गई तो उसके लिए ये इंश्योरेंस है। इसके लिए ड्यूटी इंश्योरेंस क्लॉज लगाए जाते हैं। दूसरा इसमें क्या कवर होता है? इंक्रीज वैल्यू बाय रीजन ऑफ मार्केट वैल्यू। आपने जब भेजा तब कॉफी की रेट थी 100 रुपए और पहुंचते पहुंचते 115 हो गई, तो ड्यूटी इंश्योरेंस क्लॉज अगर लगाया हुआ है तो 115 रुपए के हिसाब से आपको माल का पैसा मिलेगा। स्पेशल कवर ये क्या है? कोई अर्थ नहीं है इसका। ये वाला पैकेज पॉलिसी फॉर एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर को भी इसमें पॉलिसी दी जाती है ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम के अंदर। ये एक्सपोर्टर के लिए है जिनके पास में पहले से ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम का लाइसेंस होना चाहिए। इसमें सेक्शन 1 में इनवर्ड ट्रांजिट फ्रॉम पोर्ट, बाहर से कोई माल आ रहा है तो वो कवर है। बाय रेल रोड एयर टू दी वेयर हाउस या प्रोसेसिंग हाउस, जहां पे भी वो डिक्लेयर कर रहा है। ये किस हिसाब से कवर होते हैं? इनलैंड रेल क्लॉज के हिसाब से होते हैं। सेक्शन 2 में क्या होता है? स्टोरेज कम प्रोसेसिंग, जो उसका खुद का स्टोरेज कम प्रोसेसिंग यूनिट है वो सेक्शन 2 के अंदर कवर होता है। इसमें तो माल कवर हो गया, इसके अंदर स्टोरेज कम प्रोसेसिंग के अंदर जो गुड्स पड़े वो कवर हो रहे हैं। क्या क्या पेरिल है? फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, राइट, हालांकि इसमें क्वेश्चन आता नहीं है। एयरक्राफ्ट एंड अदर स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, earthquake, burglary, एक्सीडेंटल फिजिकल डैमेज, ये हो गया। सेक्शन 3 में आउटवर्ड ट्रांजिट बाय रोड, सेक्शन 1 में इनवर्ड ट्रांजिट। दोनों के दोनों इसमें एफओबी के हिसाब से कवर है। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब है कि सामने वाले को भाई ट्रांसपोर्टर का जो जहाज है उसके ऊपर मैं माल चढ़ा के दूंगा, फैक्ट्री से लेके माल चढ़ने तक सेलर की गारंटी है, उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। मरीन हल इंश्योरेंस, हल का मतलब हो गया जहाज का खुद का इंश्योरेंस, जैसे कि फिशिंग वेसल, सेलिंग वेसल, इनलैंड वेसल, ये जो है सन्ड्री वेसल कहलाए जाते हैं। तो ये वाला अंडरलाइन कर लो आप, ये इतनी लाइन, ठीक है। ये दो तरह से दिया जाता है, टाइम और वॉयज। टाइम बेसिस क्या हो गया? 12 महीने का हो गया। मैक्सिमम टाइम आपका 12 मंथ का हो गया। और वॉयज मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसका इंश्योरेंस चाहिए तो वो दिया जाता है। इसके अंदर क्या लगता है? आईटीसी हल्स, इनलैंड ट्रांजिट क्लॉज हल्स, नहीं इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉजेस हल्स। हल्स का मतलब हो गया जहाज का
अपने तो उसमें कार्गो है तो आईसीसी लगता है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज। इसके अंदर लगता है इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉजेस। कवरेज क्या है? कवरेज है पेरिल ऑफ सी, रिवर, लेक या नेविगेबल वाटर। नेविगेबल वाटर मतलब जिसमें जहाज चल रहा है। फायर एक्सप्लोजन, वायलेंट थेफ्ट बाय पर्सन, जेटिसन, पायरेसी, ब्रेकडाउन ऑफ और एक्सीडेंट टू न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्टर, पनडुब्बी के लिए होता है ये। कॉन्टैक्ट विथ एयरक्राफ्ट और सिमिलर ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन और लाइटनिंग। इसके अलावा और एडिशनल कवर क्या दिए जाते हैं? एक्सीडेंट इन लोडिंग, डिस्चार्जिंग, शिफ्टिंग ऑफ कार्गो फ्यूल, बस्टिंग ऑफ बॉयलर, नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, ऑफिसर, क्रू, पायलट, ये भी दिया जाता है। कलिजन लायबिलिटी, अब इसके अंदर लीगल लायबिलिटी कलिजन से क्या आएगी कि जो ओनर है वो owing to a collision caused by the negligence of insured vessel, the insurer agrees to provide supplementary cover to the assured over and above the insurance of vessel itself to extent of 3/4 of such liability। तो इसके अंदर लीगल लायबिलिटी कवर की जाती है ओवर एंड अबव जो जहाज है उसके, अगर कोई किराए पे लिया है तो। डिडक्टेबल इसके अंदर क्या होता है? सेपरेट एक्सीडेंट के लिए डिडक्टेबल है, लेकिन टोटल लॉस है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए इसके अंदर कोई डिडक्टेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज इसमें लगते हैं जिनके अंदर वार, स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, ये कवर नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो इंश्योर का है वो जहाज में तो होता ही है, पर उसके भाड़े में भी होता है, तो दोनों ही इसमें कवर किए जा सकते हैं। फ्रेट की ये परिभाषा है। फ्रेट इंक्लूड द प्रॉफिट derivable by ship owner from the employment of his ship to carry his own goods या other movable as well as freight payable by third party but does not include passage of money। passage of money मतलब अगर आप हवाला वगैरह कर रहे हो, इधर का पैसा उधर दे रहे हो, वो इसमें नहीं आएगा। गुड्स वगैरह ले जाने के एवज में आप जो पैसा ले रहे हो वो फ्रेट के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेट जब माल आ गया तो भाड़ा पेएबल होता है, तो उसके अंदर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है शिप ओनर का, तो इसका भी वो बीमा करवा सकता है। इसमें क्या लगता है? इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज फ्रेट, इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज वॉयज, दोनों में क्या फर्क है? ये लगेगा 1 साल वाली पॉलिसी में, ये लगेगा वॉयज वाली पॉलिसी में। ये जो वेसल होते हैं ये कौन से पोर्शन से इंश्योर्ड होते हैं, इसको अंडरलाइन करना। लाइंग ऑफ नील, तो हल पॉलिसीज के अंदर जब वो एक ठेका देता है उसका जहाज बनने का, तो उनके पार्ट्स वगैरह में भी उसका इंटरेस्ट होता है। तो जब जहाज बनने लगता है तो जैसे उसकी नील रखी जाती है वहां से उसका कवर शुरू करवा सकता है वो, जब जहाज बन रहा होता है तब। नील का क्या मतलब है? जहाज के सबसे नीचे की जो बेसिक, सबसे नीचे की जो पट्टी होती है जो सबसे हार्ड होती है, जहाज के मतलब सबसे नीचे का पोर्शन ले लो आप। बॉटम में भी, बॉटम गोल होता है ना, तो उसके भी सेंटर में कुछ स्पेशल टाइप का ये अपने मटेरियल लगाया जाता है, उसको नील बोलते हैं। तो जैसे ही वो शुरू होता है वहां से यह कवर शुरू हो जाता है, और जैसे ही कंप्लीट होने के बाद में ट्रायल कंप्लीट हो जाती है तो ये शिप ओनर को डिलीवर हो जाता है और ये इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। ये पॉलिसीज एक फिक्स टाइम बेसिस पे नहीं होती है, जहाज डिलीवर होने तक ये पॉलिसी चलती है। वार एंड स्ट्राइक रिस्क, मरीन हल के अंदर वार एंड स्ट्राइक रिस्क भी कवर किया जाता है अनटिल अनलेस वो पानी के अंदर हो। और इसमें क्या है? फिशिंग वेसल, ट्रैवलर,
एंगेज इन फिशिंग ऑपरेशन, इसको दिया जाता है सेलिंग वेसल में भी मैकेनाइज्ड और नॉन मैकेनाइज्ड अप टू वैल्यू 50 लाख। तो सेलिंग वेसल को वार एंड स्ट्राइक रिस्क कब दिया जाता है? वैल्यूड अप टू 50 लाख वाले को, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। इनलैंड वेसल बार्गर पेंटून फ्लैट फलाना डेमोग्रा फलाना, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ड्रेडजर वाला, ड्रेडजर क्या है? जहाँ पे सैंड को ऊपर लाने का काम होता है वहाँ पे ड्रेडजर नाम का एक क्राफ्ट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये खाली आ जाएगा, या फिर विच क्राफ्ट यूज टू ब्रिंग अप सैंड मड ग्रेवल एक्सेट्रा, तो वो ड्रेडजर होता है। ये क्या करता है? अंदर की मिट्टी हटाता है और पानी में चलने का रास्ता बनाता है। इसके अंदर मशीनरी वगैरह अटैच होती है जिससे ये ड्रेजिंग का काम होता है। जेटीज, पोंटून, बार्ब्स, एक्सेट्रा एंड रिवर कैनल सी वाटर, इसका भी इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। इनके लिए सेपरेट क्लॉजेज है जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने दिए हैं। स्पेशलाइज्ड पॉलिसी, शिप रिपेयर पॉलिसी, नाव जो ठीक कर रहा है, ठीक करते करते उसने लेट कर दिया या फिर उससे कोई नुकसान हो गया नाव को, तो उसकी भी उस पर लीगल लाइबिलिटी आ सकती है। तो शिप रिपेयर लाइबिलिटी पॉलिसी भी होती है जो रिपेयरर को उसके लाइबिलिटी या लॉस के लिए इंडेमनीफाई करती है। चार्टर लाइबिलिटी होती है, जो चार्टर होते हैं जिनके पास में बहुत खूब सारे जहाज होते हैं, वो ये ले सकते हैं ताकि उनके सारे जहाज इसके अंदर कवर हो जाएं। इसके लिए लीगल लाइबिलिटी के लिए। फिर उसके बाद में 50 जहाज है तो 50 जहाज की लीगल लाइबिलिटी का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस भी वो ले सकते हैं। ऑफशोर ऑयल गैस यूनिट पॉलिसी स्पेशलाइज्ड पॉलिसी है ये। क्वेश्चन तो इसमें तो कुछ आता नहीं है। इसमें क्या कवर होता है? ड्रिलिंग, प्रोडक्शन, प्लेटफॉर्म, ऑपरेशन एट साइट एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट फ्रॉम ड्रिलिंग साइट। तो इसमें आपको ये वाली लाइन अंडरलाइन करनी है, सिर्फ ये वाली के लिए